डेनिस और सिसिलिया लूसी और लिथ मंच से नीचे आई और कमरे के बीच तक चले गए। रोशनी मंद हो गई और केवल बीच की खाली जगह पर केंद्रित हो गई। कमरे में न जाने कहां से हल्का, आरामदायक और सुंदर संगीत बजने लगा और पूरे कमरे में इसकी आवाज गूंजने लगी। संगीत को महसूस करते हुए सभी को आराम मिलने लगा था। वे राजकुमारी और राजकुमार को बीच में चलते हुए देख रहे थे और उनके नृत्य की आशा कर रहे थे। लूसी और लिथ ने उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करने दिया। वे हल्के संगीत के साथ बहुत परिष्कृत और सुंदर तरीके से नृत्य करने लगे। लिथ ने लूसी के साथ पहले भी कई बार अभ्यास किया था और अब वो नृत्य में बहुत अच्छी तरह से पारंगत हो गई थी। वो इस समय अपनी माँ के साथ यहाँ नृत्य कर रहा होता, लेकिन दोबारा सोचने पर उसने फैसला किया कि उसे अपनी बड़ी बहन के साथ नृत्य करना चाहिए और अपनी माँ को अपने लिए एक अच्छा शो करने देना चाहिए। लिथ को नृत्य करना नहीं आता था, इस जन्म में भी नहीं और पिछले जन्म में भी नहीं। जब लूसी उसे पढ़ा रही थी तो शुरू में ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने जल्द ही इसे बहुत आसानी से सीख लिया। यह आसान था क्योंकि लूसी ने उसे लगातार 10 वर्षों तक शारीरिक और मानसिक रूप से जो नारकीय प्रशिक्षण दिया, उसने उसे चीजों को और अधिक आसानी से समझने में सक्षम बनाया। आगे क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, इसकी गतिविधियां याद रखना आसान था और नृत्य करना भी बहुत आसान था क्योंकि उसके सभी शारीरिक गुणों में सुधार हुआ था। ये सब उसके प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। लिलिथ अपने बच्चों को नृत्य करते हुए देखकर आनंद ले रही थी। वो बहुत महंगी शराब पी रही थी। पिशाचों के लिए बनाई गई शराब राजा स्तर तक के लोगों को नशे में धुत कर सकती है। वो महान थी, इसलिए नशे में रहना सूची में नहीं था, लेकिन उसे वाइन का स्वाद थोड़ा पसंद आया। वो लापरवाही से चुस्की ले रही थी और अपने बच्चों को देख रही थी। जब वो उन्हें देख रही थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो इस डांस वीडियो को छुपकर रिकॉर्ड भी कर रही थी ताकि छुपकर दोबारा इसका लुत्फ उठा सके। कुछ देर बाद नृत्य समाप्त हो गया। लूसी और लिथ ने हाथ पकड़कर दर्शकों की ओर थोड़ा झुके। तालियां, तालियां, सब तालियां बजाने लगे। दर्शकों ने उनके डांस का खूब लुत्फ उठाया। राजकुमारी और राजकुमार ने वास्तव में अच्छा नृत्य किया। उन्हें इस तरह डांस करते देख उनमें भी डांस करने की इच्छा हो रही थी। लूसी ने लिथ का हाथ पकड़ा और बुफे के पास गई। उसने कमरे में मौजूद रईसों और लिथ को टोस्ट दिया और कुछ शराब पी। लिथ को कोई शराब नहीं दी गई क्योंकि वो कम उम्र का था और उसका शरीर अभी भी विकसित हो रहा था। इससे उसकी शारीरिक विशेषताओं को थोड़ा नुकसान हो सकता है। उनके जादुई रैंकों के साथ साथ उनकी शारीरिक विशेषताओं के बढ़ने के बाद रैंक 6 तक पहुंचने तक उन्हें किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ पीने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद उन्हें अलग से प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं होगी और भोजन या पानी के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया की जादुई ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता है और यह उसे पोषण देने में मदद करेगी। लूसी के टोस्ट के बाद सभी लोग बुफे का आनंद लेने लगे। कुछ नाचने लगे, कुछ बुफे का आनंद लेने लगे तो कुछ एक दूसरे से बातें करने लगे। माहौल अब शांत हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लूसी ने टोस्ट किया था और इसलिए भी क्योंकि रानी कमरे से चली गई थी। लिलिथ ने सब कुछ देखा था और उसके बच्चों के नृत्य के बाद आनंद लेने के लिए कुछ खास नहीं था। इसलिए उसने कमरा छोड़ दिया और अपने बच्चों को मिलने जुलने दिया। लिथ इस समय एक खाली मेज पर बैठा था। उसके चारों ओर 4 कुर्सियां थीं, लेकिन वे सभी खाली थीं। लूसी कुछ पुराने साथियों से वैम्पायर समाज के कुछ विकासों के बारे में बात कर रही थी। अभिवादन, महामहिम। अभिवादन, लिथ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। महामहिम, मैं ड्यूक रेनॉल्ड्स ड्रैकुला का पुत्र डेनिस ड्रैकुला हूँ।
महामहिम, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अपने जागरण समारोह के बारे में संकेतों का आदान प्रदान कर सकते हैं। डेनिस नाम के इस व्यक्ति को देखकर लिथ को आश्चर्य हुआ। वो वास्तव में उसके प्रति सम्मानजनक होने की पूरी कोशिश कर रहा था और लिथ बता सकता था कि यह उसका मूल व्यक्तित्व नहीं था। वो ये भी बता सकते हैं कि उन्हें यहाँ आकर बात करने के लिए मजबूर किया गया था। हो सकता है कि उसके माता पिता ने मुझे अकेले बैठे देखा हो और इस आदमी को मेरे ऊपर धकेल दिया हो। लिथ ने सोचा, वो सही था। डेनिस को उसके पास धकेल दिया गया था क्योंकि ड्यूक स्वयं लिथ से बात नहीं कर सकता था। पहले तो बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं था। वो राजकुमार के चाचा या किसी अन्य व्यक्ति की तरह या सलाह देने वाले किसी बुजुर्ग की तरह व्यवहार नहीं कर सकता था क्योंकि वो रानी का बेटा था। वो उससे उम्र में भी बड़ी थी। इस प्रकार उसने चालाकी से अपने बेटे को धक्का दे दिया जो उसकी ही उम्र का था। हम कर सकते हैं, बैठिए। डेनिस विनम्रतापूर्वक लिथ के पास एक सीट पर बैठ गया और वे बातें करने लगे। डेनिस पहले तो बहुत घमंडी था, लेकिन जब उसने राजकुमार से बात करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो एक बच्चे की तरह है जो किसी बड़े से सीख रहा है। राजकुमार को जागरण समारोह के बारे में उससे कहीं अधिक जानकारी और समझ थी। उसने सचमुच मानसिक रूप से राजकुमार की हर बात पर ध्यान दिया। उन्होंने राजकुमार से कुछ प्रश्न भी पूछे और सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इतनी गहराई तो उसके पिता को भी नहीं पता थी। फिर डेनिस धीरे धीरे शांत हो गया और प्रिंस से ऐसे बात करने लगा जैसे कि वे दोस्त हों। वो बीच बीच में छोटे मोटे चुटकुले सुनाने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना पहला चुटकुला सुनाया, उन्हें इसका पछतावा हुआ। धत तेरी की, मुझे रोका क्यों नहीं जा सकता, उसने मन में शाप दिया। राजकुमार को अपने मजाक पर थोड़ा हंसते हुए देखकर उसे बहुत आराम मिला। लिथ इस साथी के व्यक्तित्व से चकित था। वह बता सकता था कि यह व्यक्ति एक स्वतंत्र आत्मा था। उन्हें जो भी करना पसंद था, उन्होंने अनर्गल तरीके से किया। एक बार जब उसे पता चला कि लिथ बहुत सहज स्वभाव का है, तो वो धीरे धीरे खुलने लगा। लिथ ने विचार किया कि इस लड़के को मित्र बनाया जाए या नहीं। वो अच्छा आदमी लगा। दूसरे विचार पर लिथ ने निर्णय लेने में जल्दबाजी न करने का निर्णय लिया। वो पहले उससे जान पहचान बनाता और फिर बाद में उसकी तलाश करता। ये लड़का उसके जैसा ही केवल 13 साल का था। भले ही वो चतुर था, लेकिन उसे बहुत अधिक षड्यंत्रकारी नहीं होना चाहिए। लिथ ने बाद में उसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तो एक महिला और एक लड़की उनकी तरफ देख रही थी। महिला ने कहा, सीसिलिया, उससे बात करो। ड्रैकुला के लड़के को देखो। अगर वह बात कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? यदि संभव हो तो राजकुमार से परिचित होने का प्रयास करें। वह बहुत छोटा है, यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। माँ, अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा मत रखो। राजकुमार कोई साधारण आदमी नहीं है। वो सबसे मजबूत अस्तित्व का बेटा है। वो इतना भोला नहीं होगा, है ना? लड़की ने घूरकर अपनी माँ की ओर देखा। ठीक ठीक, कम से कम जाकर उससे बात तो करो। महिला ने अपनी बेटी को प्रिंस के पास धकेल दिया। लड़की वहां चली गई जहां लिथ डेनिस के साथ बातचीत कर रहा था। वो लिथ के पास आई और बोली, अभिवादन, महामहिम। लिथ ने उस लड़की की ओर देखा जो उसके सामने आई थी। उन्होंने ब्लैक गाउन पहना था, रूढ़िवादी पक्ष पर थोड़ा सा। उसके सभी उभार सही जगह पर थे और उसकी संपत्ति न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी। वो एक फिट महिला लग रही थी। उसके लाल बाल और लाल आंखें थीं। उसके होंठ लाल थे और त्वचा पीली थी। उसने काली टोपी पहनी थी और उसके बाल जोड़े में बंधे थे। वो नहीं जानता था कि वो उससे क्यों बात करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसका स्वागत किया। अभिवादन,
लित ने डेनिस से बातचीत बंद कर दी और लड़की की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं ड्यूक एक्सेस क्रिम्सन की बेटी सिसिलिया क्रिम्सन हूँ। महामहिम, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं डेनिस के साथ आपकी बातचीत में शामिल हो सकता हूँ। लित ने लड़की की ओर देखा और उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया। उसकी धारा प्रवाह बातें सुनकर वो बता सकता था कि वो इतना औपचारिक होने में अनुभवी थी। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों शामिल होना चाहती थी, फिर भी उसने उसे जाने दिया। जरूर, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। सिसिलिया डेनिस के विपरीत और लित के करीब बैठी थी। तो डेनिस, आप महामहिम से किस बारे में बात कर रहे थे? सिसिलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारा कोई काम नहीं सिसिलिया। डेनिस ने खर्राटा लिया। दिलचस्प, लित ने सोचा। डेनिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, आह, मुझे अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए महामहिम पर बहुत खेद है। वो भूल गया कि वो पिशाच राजकुमार के सामने बैठा है और उसे हमेशा की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही निश्चिंत हो गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लित ने कहा। वो देखना चाहता था कि सिसिलिया के साथ डेनिस की यह बातचीत कहाँ तक जाएगी। सिसिलिया ने डेनिस की ओर देखा और चिंतित भाव से सोचा, ये बेवकूफ है, वो बोलने से पहले वास्तव में सोचता नहीं है। उसने ये सोचकर राहत की सांस ली कि राजकुमार को कोई परेशानी नहीं है। फिर उसने डेनिस की ओर घूरकर देखा और कहा, डेनिस, अपने आप को थोड़ा रोको। क्षमा मांगना। डेनिस ने अपनी निगाहें नीची की और कहा, हम उनके बीच ये कैसा रिश्ता है? लित ने सोचा, कोई बात नहीं। मैं हमारे जागृति समारोह के बारे में डेनिस के साथ संकेतों का आदान प्रदान कर रहा था। हाँ सही, महामहिम को वास्तव में जागृति के बारे में बहुत गहरा ज्ञान है। डेनिस ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। सिसिलिया ने थोड़ा खुश होकर डेनिस की ओर देखा। यह आदमी, वो वास्तव में ऐसे किसी की प्रशंसा नहीं करता है। उसने सोचा, क्या ऐसा है? तो फिर, क्या महामहिम कृपया मुझे भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत दोहरा सकते हैं? सिसिलिया जानना चाहती थी कि डेनिस ने राजकुमार की प्रशंसा क्यों की। वह जानती थी कि वो सबसे मजबूत प्राणी का बेटा है, लेकिन डेनिस तो डेनिस था। वो केवल तभी प्रशंसा करता था जब उसका मन करता था, और ये देखकर कि डेनिस राजकुमार के सामने कितना स्वतंत्र लग रहा था, सिसिलिया ने सोचा कि राजकुमार सहज स्वभाव का है। जरूर। इसके बाद लित ने उन दोनों से हल्की फुल्की बातचीत की। वे जादू से संबंधित कई चीजों के बारे में बात कर रहे थे और डेनिस समय समय पर प्रश्न पूछता था और लित और सिसिलिया दोनों डेनिस को उत्तर देते थे। लित को ये देखकर थोड़ा और आश्चर्य हुआ कि सिसिलिया को वास्तव में डेनिस से बात करने में दिलचस्पी थी और उसने उसके साथ बातचीत की शुरुआत भी नहीं की। उसने या तो केवल उसके सुझावों में कुछ जोड़ा या उससे इस बारे में बात की कि डेनिस कुछ चीजों के बारे में सोचने में कितना मूर्ख है। वो मोटे तौर पर समझ सकता था कि सिसिलिया डेनिस के बारे में चिंतित थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि डेनिस उसके सामने क्यों डरा हुआ और संयमित था। वो बिल्ली के सामने चूहे के समान था। उसने सोचा कि ये दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। इसलिए उसने फैसला किया, वो पहले उनसे परिचित होगा। ठीक है, चलो अब यहीं रुकते हैं। मुझे कुछ काम करना है। आइए कभी कभी यह बातचीत फिर से करें। मैं वास्तव में बाहर नहीं गया हूँ, तो आइए किसी दिन मिलते हैं और स्थानों का दौरा करते हैं, ठीक है? निश्चित रूप से, महामहिम। आप जब भी मुझसे मिलना चाहें ड्रैकुला क्षेत्र में आ सकते हैं। डेनिस ने खुशी से कहा, महामहिम, आप जब चाहें क्रिम्सन क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। सिसिलिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं देख लूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, लित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और चला गया। ओ ए मूर्ख, तुम ऐसे मौकों पर भी औपचारिक क्यों नहीं हो पाते?
मुझे लगता है काफी समय से तुम्हें अच्छी पिटाई नहीं मिली है, सीसलिया ने कहा, डेनिस के व्यवहार से नाखुश। मुझे खेद है। राजकुमार इतना अच्छा था, मैं वास्तव में भूल गया कि मैं एक राजकुमार से बात कर रहा था। वो मुझे एक दोस्त की तरह अधिक लगे। तुम्हें वो एक दोस्त जैसा कैसे लग रहा है? आपने तुलना भी कैसे की? तुम्हारे तो दोस्त भी नहीं हैं, बेवकूफ। सीसलिया ने उसका मजाक उड़ाया और हंसी उड़ाई। चुप रहो। हम्फ, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। डेनिस खर्राटा लेकर चला गया। सीसलिया हंसी और वह भी चली गई। भोज जारी था, मेहमान आनंद ले रहे थे। एवियो परिवार ने बहुत पहले ही बॉलरूम छोड़ दिया था। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे वास्तव में कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे थे। अब उन्हें ज्यादा तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने बहुत से भोजों में भाग लिया है और एक दूसरे के साथ बहुत सी सभाएं की हैं। वे एक दूसरे से परिचित थे और इसलिए अब निश्चिंत थे। लित रानी के क्वार्टर में अपनी माँ के शयन कक्ष में आया और उसने अपनी माँ और बड़ी बहन को 3 कुर्सियों वाली एक मेज पर बैठे खुशी से बातें करते देखा। वो उनके पास गया, मुस्कुराया और कहा, माँ, बड़ी बहन, आप दोनों आज बहुत सुंदर लग रही हैं, और उनके होठों पर एक चुंबन दे दिया। तुम भी सुंदर लगते हो मेरी बच्ची। लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दोस्त, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। लूसी ने सिर हिलाया और अपनी माँ की बात में आगे कहा। इसके बाद लित उनके पास बैठ गया और उनसे हल्की फुल्की बातचीत करने लगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। भोज का अंत। भोज समाप्त हो गया, फिर लोगों को एक एक करके बाहर भेजा गया और उन्होंने शाही महल छोड़ दिया। वे खुशी खुशी और बहुत संतुष्ट होकर चले गए। उन्हें पदोन्नति मिल गई थी। उन्होंने रानी को भी देखा था, उन्होंने नए सदस्य को भी देखा था। एक ही दिन में उनके साथ बहुत सारी चीजें घटित हुई। लंबे समय तक जीवित रहने वाले पिशाच जाने के बाद बहुत क्रोधित हो गए। वे इन दिनों को अपने लंबे जीवन में नहीं भूलेंगे। वे निश्चिंत और प्रसन्न थे। लेकिन सभी नहीं थे। रानी के जिले में हंगामा मच गया। लोग हर जगह चिल्ला रहे थे, जयकार कर रहे थे, शराब पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज वे न केवल रानी को देख सकेंगे, बल्कि उनकी पदोन्नति भी हो जाएगी। कुलीन और भव्य रानी का जिला अब एक साहसी पब जैसा लग रहा था। हर कोई बहुत खुश था। वे क्लैन इवियो के नए सदस्य के बारे में कुछ हद तक भूल गए। हालांकि उन सभी ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ जानकारी लीक होना अपरिहार्य था। अनुबंध में केवल इतना कहा गया था कि नए सदस्य के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। इस प्रकार पिशाचों के नए पदानुक्रम की खबर दुनिया भर में ज्ञात हो गई थी। नए सदस्य के बारे में कुछ जानकारी अभी भी लीक हो गई है। एकमात्र बात जो लीक हुई वो ये थी कि वैम्पायर्स के पास एक नया राजकुमार था। इतना ही। वह कैसा दिखता था, उसका नाम क्या था, कुछ भी पता नहीं चला। दुनिया में बहुत से लोग लिलित इवरे या यहाँ तक कि क्लैन इवरे के बारे में नहीं जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि पिशाचों की रक्षा करने वाला एक शक्तिशाली प्राणी था और वह पिशाच रानी थी। इतना ही। बहुत से लोग शाही परिवार या वैम्पायर क्वीन का नाम भी नहीं जानते थे। चुड़ैलों ने कबीले इवियो के बारे में जानकारी प्राप्त करने की हिम्मत भी नहीं की। वे जानते थे कि इससे उन्हें केवल मृत्यु ही मिल सकती है। पुनर्जन्म के बिना मृत्यु। वे बेसुध होकर डर गए। वे कुछ पैसों के लिए इसे जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। जीवन पैसे से बेहतर था। इस प्रकार केवल थोड़ा सा ही लीक हुआ। शाही भोज की समाप्ति के लगभग अगले ही दिन ये समाचार विश्व भर में फैल गया। लोग खबर सुनकर पागल हो रहे थे।
पिशाचों के नए पदानुक्रम के बारे में खबर हर किसी के लिए बहुत ज्यादा थी। हर कोई अवचेतन रूप से नए वैम्पायर प्रिंस के बारे में भूल गया और नए पदानुक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। बेशक 3 लोगों को छोड़कर एक अंधेरे राजसी महल में, जो अपने अंधेरे स्वभाव के विपरीत थोड़ा डरा हुआ और पवित्र दिखता था, एक अंधेरे कमरे के अंदर जहां एकमात्र रोशनी एक बड़े टेलीविजन स्क्रीन के स्रोत से आती थी, एक खूबसूरत महिला सोफे पर सोए हुए ढंग से टीवी स्क्रीन की ओर देख रही थी। वह करवट लेकर सो रही थी, उसका एक हाथ उसके सिर को सहारा दे रहा था और दूसरे हाथ से एक पैकेट से कुछ चिप्स निकाल रही थी। वो आराम कर रही थी, खा रही थी और टीवी देख रही थी। वो लगभग 30 साल की लग रही थी। उसके चमकदार लंबे काले बाल और गहरे अंधेरे की तरह काली आंखें थीं, और उसने लेस वाली काली पैंटी और एक बड़े आकार की काली टी शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहना था, जो अभी भी उसके बड़े स्तनों को छिपा नहीं पा रहा था जो उसके कारण लटक रहे थे। उसके करवट लेकर सो रही है। उसके सिर के किनारों से 2 लाल सींग निकले हुए थे और इससे वह बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लग रही थी। वो ऐसी लग रही थी मानो सींगों के बिना वह बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। वे उन पर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सींगों पर कुछ काली नक्काशी थी और यह बहुत प्राचीन, जख्मी और राजसी लग रहा था। उन्होंने समय बीतने के साथ साथ महिला की महिमा और उसकी युवावस्था को भी दर्शाया। उसके चेहरे पर कोई चर्बी नहीं थी, भले ही वो इतना स्नैक्स खाती हुई दिखाई दे रही थी। ये बहुत उत्तम था, और यदि वो इतने सुरुचिपूर्ण तरीके से नहीं होती और गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करती, तो वो निश्चित रूप से एक देवी की तरह दिखती। ये राक्षस जाति का सर्वोच्च पद लूसिफेर था। वो अभी चिप्स खाते हुए न्यूज देख रही थी। चिप्स टियर 8 जानवरों से बनाए गए थे और दानव जाति के 7 अधिपतियों द्वारा उसे दिए गए थे। उन्होंने उसकी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखा और वो बस सुस्ताती रही, सुस्त बनी रही। वो एक नई एनीमे की रिलीज के बारे में समाचार देख रही थी जब प्रसारण बीच में बंद हो गया और एक और समाचार चलने लगा। वो परेशान थी। यदि वो नीच नहीं होती और उसे आलसी होने के अलावा कुछ नहीं करना पसंद होता, तो वो इस मूर्खता के लिए उनके स्टूडियो को तहस नहस कर देती। ओह, दिलचस्प! उस कुतिया ने आखिरकार अपने बेटे का इस दुनिया में आधिकारिक प्रवेश किया और उसे पूरे दिन अपने महल में अपने साथ नहीं रखा। हम्फ! उस महिला की हिम्मत कैसे हुई? इन 13 वर्षों में उसने मुझे एक बार भी अपने पास नहीं आने दिया। मुझे उस कुतिया से नफरत है, लूसिफेर ने नाराज स्वर में कहा। वो उस छोटी लड़की की तरह थी जो अपनी पसंदीदा कैंडी न मिलने की शिकायत कर रही थी। फिर उसने अपना फोन उठाया और कुछ नंबर डायल किए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। एलेक्स पलाडिन एक राजसी, पवित्र और दागदार सफेद और सुनहरे महल के अंदर स्वर्गीय दरबार में एक प्रतिष्ठित और दबंग आदमी एक ऊंचे मंच पर एक बड़े सिंहासन पर म्यान में रखी चांदी की तलवार लिए बैठा था। उस आदमी की कोई दाढ़ी या मूंछ नहीं थी और उसका चेहरा जीवंतता से भरा हुआ था। उनकी गहरी नीली आंखें जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती थीं और उन पर एक नज़र डालने पर व्यक्ति समझ जाता था कि वो कई अनुभवों से गुजर चुका है। उसके सुनहरे बाल थे जो लगभग सुनहरे दिखते थे और उसका हेयर स्टाइल फीके कट का था। सही, एक फीका कट। प्रतिष्ठित व्यक्ति नए युग के साथ तालमेल बिठा रहा था। उन्होंने अपने सम्राट पद के अनुरूप राजसी नीला और सफेद वस्त्र पहना हुआ था। स्वर्गीय दरबार में बहुत से लोग थे, सभी प्रतिष्ठित और पवित्र दिख रहे थे। कुछ के पास सफेद पंखों के कई जोड़े थे जो उनकी पीठ पर पवित्र दिखते थे। वे सम्राट के दरबार में कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। वे देवदूत राजा थे और ऊपर वाला व्यक्ति स्वर्गीय सम्राट एलेक्स पलाडिन था। दबंग आदमी बहुत ही दबंग और उदासीन भाव से लोगों को देख रहा था।
अचानक उसे अपनी पैंट की जेब में कुछ कंपन सुनाई दिया। उसने हिलने वाली चीज को हटाया तो वो स्मार्टफोन नजर आया। उस आदमी ने जांच की कि उसे कौन बुला रहा है और जब उसने फोन पर छोटी लड़की नाम देखा तो वो एक सौम्य मुस्कान बिखेर गया। उसका उदासीन और दबंग व्यक्तित्व खत्म हो गया है। उसने इधर उधर देखा और रौबदार अंदाज में कहा, चुप रहो। सभी लोग तुरंत चुप हो गए। जब उस आदमी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा तो उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा और सोचा, महामहिम ने हमें क्यों रोका? लूसिफेर ने दूसरी ओर से गपशप भरे स्वर में कहा, वो हमेशा अपने दादाजी को फोन करके गपशप करती थी कि क्या बाकी सभी लोग व्यस्त हैं। मेजिन सो रहा था और उसने फोन नहीं उठाया। अगालिया अपनी बेटी के साथ कुछ करने में व्यस्त थी और बात नहीं कर पा रही थी और ठीक है, वह खुद लिलित से लिलित के बारे में शिकायत नहीं कर सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती है? वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ बेवकूफ़ी की तो कुछ दिनों के लिए उसका नितंब सूझ जाएगा। इसलिए उसने दूसरों के बारे में गपशप करने और बुराई करने के लिए अपने बूढ़े आदमी यानी अपने दादा एलेक्स पलाडिन को बुलाया। एलेक्स को तब अकेलापन महसूस होता था जब उसकी छोटी बेटी यानी उसकी पोती उसके संपर्क में नहीं रहती थी। वो वर्षों तक उसकी उपेक्षा करती रही और हर 25 साल में केवल सर्वोच्च रैंक की बैठक में उससे मिलती थी या उसे उसके स्थान पर जाना पड़ता था। वैसे भी जब उनकी पोती उन्हें बुलाती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था और जब भी उनकी पोती बुलाती थी तो वो हमेशा उससे बात करना सुनिश्चित करते थे। लूसिफेर को भी पता था कि उसका बूढ़ा आदमी उठा लेगा। वह भी उसकी तरह ही बेरोजगार था। लूसिफेर ने उसके बारे में यही सोचा था। वो नहीं जानता था कि वो वास्तव में लूसिफेर की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे निचले पायदान पर था। अगर उसे पता होता तो सचमुच उसका दिल टूट जाता। क्या खबर है? छोटी बच्ची, एलेक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी आवाज शांत और मधुर थी। इससे लोगों को उनके सामने आराम महसूस हुआ। उसका शरीर, चेहरा और आवाज उसकी उम्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। वो किसी प्रकार का ईश्वर प्रतीत होता था जो नश्वर संसार में अवतरित हुआ था। स्वर्गीय दरबार में नीचे मौजूद लोग इसके आदी थे। उनके सम्राट को समय समय पर किसी का फोन आता था जिसे वह छोटी लड़की कहकर बुलाते थे और वो बहुत दयालु और सौम्य बन जाते थे। हालांकि उनका सम्राट उनके प्रति किसी भी तरह से दुष्ट या आक्रामक नहीं था, फिर भी वह दबंग और बहुत दबंग था। केवल ऐसे समय में ही वो सौम्य हो पाते थे जो पूरी तरह से उनके लुक के अनुरूप होते थे। वो वास्तव में परोपकारी और दयालु दिखता था, लेकिन उनके प्रति उदासीन और दबंग था जो उसकी शक्ल से मेल नहीं खाता था और ऐसा केवल तभी होता था जब कोई छोटी लड़की कहता था। उन्हें अब तक नहीं पता था कि ये शख्स कौन है और उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। यदि उन्होंने ऐसे पावरहाउस के व्यवसाय में अपनी नाक घुसाई तो निश्चित रूप से उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। भले ही सम्राट ने इस व्यक्ति के प्रति इतनी दयालुता से व्यवहार किया, फिर भी उन्होंने कभी कुछ भी मानने की हिम्मत नहीं की और फिर भी उसका गहरा सम्मान करते थे और उससे डरते थे। वे जानते थे कि सम्राट को इस व्यक्ति की परवाह थी और यहाँ तक कि उनका हेयर स्टाइल भी इसी व्यक्ति के कारण था। इस प्रकार वे चुप हो गए और उसकी कॉल पूरी होने का इंतजार करने लगे। वे जानते थे यदि उन्होंने बाधा डाली तो वे मर जाएंगे। बूढ़े आदमी, तुम समय से कितने पीछे हो? खबर बाद में जांचें। अब ऐसा मत करो। मेरी पसंदीदा एनीमे जल्द ही आने वाली है और मैं अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। पिशाचों के पास रईसों के लिए एक नया पदानुक्रम है और उस कुतिया ने जिसने 13 साल पहले मुझे अपने घर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था, उसने अपने बेटे को दुनिया के सामने पेश किया।
हालांकि समाचार में केवल ये कहा गया था कि एक नया पिशाच राजकुमार था। आप क्या सोचते हैं बूढ़े आदमी? उस कुतिया ने केवल नए राजकुमार के आने की खबर ही क्यों फैलने दी? मैं इस बारे में बहुत उलझन में हूँ, लूसिफर ने कहा, थोड़ा अधीर और थोड़ा भ्रमित और उत्सुक। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने बेटे के कारनामों और अनुभवों को खतरे में नहीं डालना चाहती। अगर लोगों को पता चल गया कि वो पिशाच राजकुमार है, तो उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा जैसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग उसके साथ भगवान जैसा व्यवहार करेंगे, कुछ उस पर कृपा करने की कोशिश करेंगे, कुछ उसकी हत्या करने की भी कोशिश करेंगे और यह किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अगर उसकी मां को ये खबर मिल गई कि वो मर गया है, तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी। हर कोई मर जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार, उसने केवल विशिष्ट समाचार जारी करके सही काम किया। हो सकता है कि यह केवल उसकी सुरक्षा के लिए किया गया हो, लेकिन ये हमारे और सभी के लिए अच्छी खबर है। दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनमें से कुछ लोग निश्चित रूप से इतने मूर्ख होंगे कि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार, यह न केवल उसकी भलाई के लिए है बल्कि हमारी भी भलाई के लिए है। एलेक्स ने शांतिपूर्वक और धीरे से इस मामले पर लूसिफर को अपनी राय व्यक्त की। वह बहुत शांत और सौम्य थे और यद्यपि उनके शब्द ऐसे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं थी, भले ही आज पूरी दुनिया मर जाए। ओह ओल्ड मैन, क्या तुम गंभीर हो? लूसिफर ने थोड़ा कांपते हुए और धीमी आवाज में पूछा। प्रिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी बेटी को जरा सी चोट लग गई तो क्या हुआ? जमीन का एक बड़ा टुकड़ा बिना किसी निशान के दुनिया से गायब हो गया। और आपको क्या लगता है जब उसका बेटा, जिससे वो बहुत प्यार करती है, चला जाएगा तो क्या होगा? ऐसा होना स्वाभाविक भी है। सब कुछ मार डाला जाएगा और सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। इस दुनिया का कोई भी निशान कभी अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दोबारा कोई जन्म न ले, वो खुद को मार डालेगी। हाफना। लूसिफर दूसरी तरफ जोर से हौंफने लगा और केवल वही नहीं, स्वर्गीय दरबार में सभी ने भी ऐसा किया। स्वर्गीय दरबार के लोग मोटे तौर पर यह समझ सकते थे कि सम्राट किसके बारे में बात कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि ये मामला इतना गंभीर है। उन्हें अपने सम्राट की बातों पर संदेह करने का साहस नहीं हुआ। यदि सम्राट स्वयं कहता कि वो इतनी लापरवाही से मर जाएगा, तो उन्हें इस तथ्य पर कभी संदेह नहीं होता कि वे भी मरेंगे। वो बीबी कुतिया, वो पागल है, वो बहुत पागल है। हे पगली, धत तेरे की, बूढ़े आदमी, हम सचमुच नहीं मरेंगे ना? लूसिफर ने शाप दिया और घबरा गया। बेशक, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि उसका बेटा जीवित रहे। तब सब ठीक हो जाएगा, एलेक्स ने हमेशा की तरह उसी सहजता से कहा। इसलिए, मैं कैसे करूं? लूसिफर ने पूछा, थोड़ा उलझन में हूं। अगर वो परेशान होती तो बिना झिझक स्वार्थवश अपने दादा से मदद मांगती। एलेक्स उस पर फिदा था, इसलिए उसने उसकी मदद की और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बिगाड़ दिया। ये वास्तव में सरल है, कुछ भी नहीं है, बस इसे रहने दो और प्रकृति को अपना काम करने दो। अगर हमारी किस्मत में मरना लिखा है तो हम सब मर जाएंगे। बूढ़े आदमी, क्या बकवास है? कैसा भाग्य! मुझे ये बकवास मत दो। क्या करना है मुझे बताओ। लूसिफर अपने दादा पर थोड़ा क्रोधित था। शांत हो जाओ प्रिय, मेरी बात सुनो, एलेक्स ने पहले की तरह ही स्वर में कहा। अपनी पोती के इतने असभ्य होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आपको एहसास हुआ होगा या कम से कम दुनिया में कई लोगों ने शिकायत की होगी कि कई ज्योतिषी भाग्य की गणना नहीं कर सकते हैं या भाग्य के बारे में कुछ भी जांच नहीं कर सकते हैं। सही,
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उस रैंक का कोई व्यक्ति पैदा होता है या वर्तमान में दुनिया में रह रहा है, तो भाग्य और नियति बहुत अनिश्चित हो जाती है। पहले वे संभाव्य थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से अगणनीय या बेहतर शब्दों में अनिश्चित हैं। भाग्य की गणना नहीं की जा सकती और इस प्रकार भाग्य को अब मापा भी नहीं जा सकता। इसका कारण है ऐसे किसी प्राणी की उपस्थिति। वो जो भी परिवर्तन करती है और जो भी कदम उठाती है, वह भाग्य के पहिए को उलट सकता है या पलट सकता है और भाग्य को बदल सकता है। हर पल जब वो कोई कदम उठाती है तो नई समय सीमाएं बनाई जाती हैं। वो इस तरह के बदलाव करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार यदि उसने एक दिन दुनिया को नष्ट करने के बारे में जरा सा भी सोचा, तो सभी प्राणियों की नियति बदल जाएगी। इसलिए अभी तक सब कुछ अनिश्चित है और सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है सब कुछ स्वाभाविक रूप से बहने देना। हम सर्वोच्च रैंकों को अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए और चीजों को बदलना नहीं चाहिए। इसे जाने दो और स्वाभाविक रूप से बहने दो। क्या तुम अब समझे, प्रिय? एलेक्स ने उसी सौम्य और परोपकारी स्वर में कहा। उसकी आवाज में न तो कोई चिंता थी और न ही घबराहट। वो शांत झील की तरह शांत था। लूसिफर ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। कुछ ही मिनटों के बाद, मुझे क्षमा करें, जी दादाजी। लूसिफर थोड़ा सिसकने लगा। उसे अपने दादाजी पर चिल्लाने का पछतावा हुआ। चाहे कुछ भी हो, वो वही थी जो असभ्य थी और उसे गलत समझती थी। इस प्रकार उसने माफी मांगी। हालांकि लूसिफर एक समस्याग्रस्त बच्ची थी, फिर भी वह बुरी बच्ची नहीं थी। जरूरत पड़ने पर वो माफी मांग लेती थी और बाकी समय बेफिक्र रहती थी। हाँ, छोटी बच्ची, मुझे तुम्हारे इस तरह चिल्लाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी किसी बात की चिंता मत करो। एलेक्स थोड़ा हंसा और उसकी शांत आवाज में कुछ भावनाएं थीं। धन्यवाद जी दादाजी, लूसिफर हकलाया। वह वास्तव में उसे दादा कहने की आदी नहीं थी, लेकिन अब जब वह गलती पर थी, तो उसने एक अच्छे बच्चे की तरह आज्ञाकारी व्यवहार किया। वैसे भी, आप कैसे हैं? क्या आप अच्छा खा रहे हैं? क्या आप कुछ नौकरियां कर रहे हैं या केवल आराम कर रहे हैं? अरे 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 अरे, कॉल मत काटो। जब लूसिफर ने फोन रखा तो एलेक्स अपने चरित्र से बाहर आ गया और दहाड़ने लगा। ऐसा हमेशा होता था जब वो उससे ऐसे सवाल पूछता था। उसकी छोटी लड़की कभी भी उसकी किसी भी चिंता को संतुष्ट नहीं करेगी। इस व्यवहार से वो हमेशा थोड़ा परेशान रहता था। जैसे ही वो यह विषय लाता वो फोन रख देती। हेवनली कोर्ट में मौजूद सभी लोग एलेक्स की बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। वे अंत में उसके इसी तरह दहाड़ने के आदी हो गए थे। वे अभी भी नहीं जानते थे कि दूसरी तरफ कौन था जिसे स्वर्गीय सम्राट इतना लाड़ प्यार दे रहा था और जिसके चेहरे पर बात करते करते गुस्सा आ जाता था। वे हर बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्हें नहीं पता था कि इतने गंभीर मामले में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह उन्हें बताने जैसा था, यदि वे मरते हैं तो वे मरेंगे। और जब उन्होंने पूछा क्यों, उत्तर होगा, क्योंकि प्रकृति हमसे यही चाहती है। हम अपनी इच्छा के बिना पैदा हुए हैं, हम अपनी इच्छा के बिना मर भी सकते हैं। इस प्रकार वे घाटे में थे और थोड़े उदास थे। स्वर्गीय सम्राट ने नीचे देवदूत राजाओं की ओर देखा और गरिमापूर्ण और गंभीर स्वर में कहा। उसकी सारी पिछली सज्जनता और शांति खत्म हो गई थी। इस मामले के बारे में कोई भी शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि क्या होगा? स्वर्गीय सम्राट ने उदासीन स्वर में कहा। जब लोगों ने उसे सुना तो उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वे अच्छी तरह से जानते थे कि सम्राट उन्हें धमकी दे रहा था, लेकिन उसकी उदासीनता ने उन्हें किसी भी अन्य चीज से अधिक भयभीत कर दिया। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया, सिर झुकाया और कहा, हाँ महाराज,
रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। बेशर्म होता जा रहा है जबकि सारी खबरें दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। समाचार की उल्लिखित पार्टी वैम्पायर प्रिंस वर्तमान में आराम कर रही थी। लित इस समय लूसी की गोद में बैठी थी और लूसी लिलित की गोद में बैठी थी। वे बिस्तर पर थे और ऐसी स्थिति में थे, वे अभी तक नहीं बदले हैं। भोज तो कल ही था। पहले तो वे बातें कर रहे थे और फिर उन्होंने एक अच्छा टीवी शो देखने का फैसला किया, जो उन्हें पता चला। वे इतने तल्लीन थे कि उन्होंने इसे एक साथ जोड़ लिया। लिलित को टीवी शो में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ उन्हें देखती थी क्योंकि उसके बच्चों को ये पसंद था। वे लगभग कुछ घंटों से शो देख रहे हैं। लित घूमा और अपनी बहन के स्तनों को उसकी काली पोशाक से पकड़ लिया। उसने उसकी ओर देखा और फिर टीवी की ओर देखा। उसने उसे वो सब करने दिया जो वह चाहता था। लित ने अपनी पोशाक नीचे कर दी और उसके दोनों स्तन बाहर आ गए। उन्होंने कुछ सेकंड तक इसे देखा और इसकी प्रशंसा की। फिर उसने उसके एक स्तन को चूसना शुरू कर दिया और दूसरे के साथ खेलना शुरू कर दिया। लिलित ने लित की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने न तो उसे रोका, न ही उसे टोका। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान टीवी शो की ओर लगाया। लित ने कुछ देर तक अपनी बहन के उल्लू के साथ खेला और उसे जाने दिया। फिर उसने लटकते हुए स्तनों और नीचे खींची हुई पोशाक को भी देखा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने उसके स्तनों को वापस अपनी जगह पर रखा और उसे कपड़े पहनाए। फिर वह उठा और अपनी माँ और बहन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बड़ी बहन, आओ एक तस्वीर लें। लित ने कैमरा सेट किया और लिलित और लूसी के बीच में आया और उन्हें अपनी कमर से गले लगा लिया। दोनों महिलाएं उसकी हरकतों से खुश होकर चली गईं। क्लिक करें। चित्र खींच लिया गया और तुरंत उसका प्रिंट आउट ले लिया गया। मैंने इसे लिया और एक डायरी में रख लिया। डायरी एक जादुई किताब थी जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। मैंने चित्र के नीचे लिखा, आज एक भोज में मेरी मुलाकात पिशाच जाति के महान पिशाचों से हुई। इसकी मेजबानी मेरे परिवार क्लैन इवियो ने की थी। इसकी मेजबान मेरी माँ वैम्पायर क्वीन और सह मेजबान मेरी बहन वैम्पायर प्रिंसेस हैं। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। मैंने अपना पहला नृत्य अपनी बहन के साथ किया और दो दिलचस्प पिशाचों से भी मुलाकात की। एक मेरी उम्र का था और दूसरा, मैं नहीं जानता। कुल मिलाकर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ और मैं पहली बार थोड़ा सा सामाजिक हो गया। माँ आई और उन्होंने देखा कि मैं क्या लिख रही थी। उसने इसे पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, डायरी लिख रही हूँ, बेबी। हाँ, माँ, मैं जितना संभव हो सके अपने कारनामों को इस डायरी में दर्ज करने की कोशिश करूँगा ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ, तो इसे वापस देख सकूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। माँ भी अब से डायरी लिखेंगी। लिलित ने सिर हिलाया और लित के गालों पर चूमा। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। लूसी ने सिर हिलाया और कहा। फिर लित ने डायरी बंद कर दी और उसे अपनी स्पेस रिंग में रख दिया। उनकी अंतरिक्ष अंगूठी उनकी माँ ने बनाई थी और उनके जागने के बाद उन्हें दी गई थी। यह एक अच्छा उपकरण था। अंतरिक्ष वलय के अंदर का स्थान बहुत बड़ा था। यदि वो अंतरिक्ष कानूनों की अपनी समझ में सुधार करता है तो वो इसे और भी बड़ा बना सकता है। इसके बाद वह पेशाब करने के लिए बाथरूम की ओर चला गया। उसकी माँ ने उसका पीछा किया। माँ, नहीं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। इसे स्वयं मेरे द्वारा किया जा सकता है, लित ने तटस्थ स्वर में कहा। जब वो छोटा था, जब भी वो शौचालय जाता था तो उसकी माँ उसका डंडा पकड़ लेती थी और उसे पेशाब करने के लिए कहती थी। उसने बाद में भी ऐसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने उसे कई बार अस्वीकार किया लेकिन उसने फिर भी अपना काम किया।
वो उसके जागने के कुछ सप्ताह पहले और अब तक केवल इसलिए रुकी थी क्योंकि लित प्रशिक्षण और अन्य चीजों में बहुत व्यस्त था। अब वो आजाद था और वो इस मामले को क्यों जाने देती। फुफुफु, बड़े से आपका क्या मतलब है, बेबी? बड़ा कहाँ? उसने हंसकर चिढ़ाया। लित शर्मिंदा था। वो जल्दी से बाथरूम में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी माँ को आते नहीं देखा, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। वो जानता था कि उसकी माँ बहुत तेज थी और वो अपनी हरकतों से उसका पता भी नहीं लगा सकता था। वो इधर-उधर देखते हुए सावधानी से शौचालय में चला गया। उसने अपनी सतर्कता में जरा भी कमी नहीं की। वो सचमुच अपनी माँ को नहीं पा सका। वो अब घबराने लगा था। वो इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। अज्ञात हमेशा सभी को परेशान करता था और इस तरह उसने हार मान ली। वो जानता था कि अगर उसने कोशिश भी की, तो उसकी माँ सबसे अप्रत्याशित क्षण में उसके पास आ जाएगी। इस प्रकार उसने बुद्धिमानी से हार मान ली। उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, माँ। मैं हार मानता हूँ, तुम जीतोगे। लिलित उसके पीछे से कहीं से आई और उसे पीछे से गले लगा लिया और हंसते हुए कहा, फू। मेरे बच्चे को इस तरह के छोटे छोटे कामों में मदद करना वास्तव में मजेदार है। आपको ऐसा करने का माँ का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ और ये सहायक चीजें केवल उन बच्चों के लिए की जाती हैं जो इसे स्वयं नहीं कर सकते। बढ़ते बच्चे के साथ ऐसा करना अच्छा विचार नहीं है। लित ने आह भरते हुए कहा। ओह, यह एक अच्छा विचार क्यों नहीं है? लिलित ने पीछे से अपना आलिंगन बनाए रखते हुए पूछा। सास, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, माँ। लित ने आह भरी और हार मान ली। वो सचमुच अपनी माँ को सब कुछ नहीं समझा सका। वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी और उसके साथ जो भी छोटी छोटी चीजें कर सकती थी वह करना चाहती थी और उसे बिगाड़ना चाहती थी। उसे इससे नफरत नहीं थी, वो बस शर्मिंदा था। वह जानता था कि इस दुनिया में लोगों का जीवन काल लगभग अक्षय है। इस प्रकार वे हर संभव तरीके से मनोरंजन खोजने की कोशिश करेंगे। उसकी माँ का तरीका उसके और उसकी बड़ी बहन के साथ गतिविधियां करना था। यह एक साथ फिल्म देखने से लेकर अंतरंग सत्र करने या अब चल रही छोटी मोटी बातों तक कुछ भी हो सकता है। अमर पागल थे। वो शौचालय की ओर चला गया और उसके सामने खड़ा हो गया। कुछ नहीं कर रहा। लित को इतना आज्ञाकारी देखकर लिलित मुस्कुराया और अच्छा महसूस किया। उसने उसकी पैंट उतार दी और उसका लंड अपने हाथ में ले लिया और उसे अपना काम करने दिया। लित शर्मिंदा था और इसलिए वो ऐसा नहीं कर सका। लिलित को इसके बारे में पता था। ऐसा लगभग हर बार होता है। उसने उसके कान कुतर दिए और उसके आराम करने का इंतजार करने लगी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। लित ने धीरे धीरे आराम किया और अपना काम किया, लेकिन अंत में उसकी माँ ने बची हुई चीज को बाहर निकालने के लिए उसे थोड़ा सा सहलाया। वो जानता था कि ऐसा होगा। अब तो वो और भी अधिक लज्जित था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन में कहा, इसे छो दो। आइए बस वो सब कुछ करें जो अनैतिक है। वो जो चाहे कर सकती है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लिलित अपने शाफ्ट को छोड़ने ही वाली थी कि उसे लगा कि वो लंगड़ा होने के कारण अर्ध ठोस हो गया है। वो अब समझ गई कि वो इस बारे में इतना प्रतिरोधी क्यों था। उसने उसके कान के निचले हिस्से को कुतर दिया और धीरे से फुसफुसाई, क्या यही कारण है कि तुम इतने प्रतिरोधी थे, बेबी? हाँ, लित ने शर्मिंदगी में अपनी आंखें अभी भी बंद करते हुए कहा। फुफुफु, लेकिन क्या ये केवल ये संकेत नहीं देता कि तुम्हें माँ का स्पर्श पसंद है? लिलित ने कहा और धीरे से उसके शाफ्ट को सहलाना शुरू कर दिया और उसे लगभग तुरंत खड़ा कर दिया। लित ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और उसे वह करने दिया जो वह चाहती थी। शुक्र है,
फ्लश करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि कचरे को जादुई मंडलियों द्वारा स्वयं ही संभाला जाता था, अन्यथा यह एक बहुत ही घृणित दृश्य होता। लिलित समझ गया कि वो शर्मिंदा है। वो उसकी प्रतिक्रिया पर हंसी और उसके साथ घूम गई। उसने टॉयलेट सीट बंद कर दी और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए उस पर बैठ गई। उसने फिर से उसके शाफ्ट को सहलाना शुरू कर दिया। वो उसके कान में फुसफुसाई, क्या तुम्हें माँ के स्पर्श से नफरत है, बेबी? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इसे रोक दूंगा। लित को इससे नफरत नहीं थी। वो केवल उसके काम करने के तरीकों से शर्मिंदा था। वो कुछ ज्यादा ही पागल और बिंदास थी। किसने सोचा होगा कि पुनर्जन्म के बाद उसे चांदी की थाली में चीजें दी जाएंगी? उसे ज्यादा कदम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और उसे दो खूबसूरत महिलाओं का प्यार मिल गया। ऊपर से दोनों बहुत मजबूत थे और उनका परिवार भी। वो एक मजबूत और दबंग व्यक्ति बनना चाहता था जो अपनी महिलाओं की देखभाल कर सके, उन्हें प्यार कर सके और उनकी रक्षा कर सके, लेकिन किसने सोचा था कि भूमिकाएं इस तरह से उलट जाएंगी। वो अपनी माँ को ना नहीं कह सकता था, है ना? वो थोड़ा दुबला पतला था, वरना वो हावी होने की कोशिश करता। वो वास्तव में ऐसा नहीं कर सका, कम से कम अपनी माँ के सामने तो नहीं। उसने मन में कसम खाई कि इस सत्र के समाप्त होने के बाद वह सारी शर्मिंदगी छोड़ देगा और अपनी माँ की तरह पागल हो जाएगा और बिस्तर पर अपनी बहन और माँ दोनों पर हावी हो जाएगा। वो कम से कम कोशिश तो करेगा। लित को इसका एहसास नहीं था, लेकिन वो अवचेतन रूप से अपनी माँ की तरह पागल होने लगा था। इसे सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता कहा जा सकता है। उसने अपनी निचली रेखा को तोड़ना शुरू कर दिया था जो उसने एक अनुभवहीन कुंवारी होने के कारण बनाई थी। उससे पहले ही उसकी कुंवारी स्थिति छीन ली गई थी और अब वो इन चीजों में केवल अनुभवहीन था। उसने 2 वर्जित फलों का स्वाद चखा था जो उसे नहीं खाना चाहिए था और इस प्रकार अब उसका असर दिखना शुरू हो गया था। वह धीरे धीरे लेकिन लगातार बेशर्म होता जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि वह आगे क्या करेगा। उसके मन में केवल एक ही बात आई कि उसे इतना शर्मिंदा करने के लिए अपनी माँ को दंडित किया जाए। उसने सोचा कि इस सत्र के बाद वह उसे बेहोश कर देगा। उसने ये सब बहुत जल्दी सोचा और बेशर्मी से जवाब दिया, मुझे इससे नफरत नहीं है। कृपया आगे बढ़ते रहो माँ। लिलित थोड़ा खुश हुआ। क्या उसका बच्चा ठीक था? ये कहते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। वो चिढ़ाने के स्वर में बोली, आरा, आज मेरे बच्चे ने कौन सी गोली खा ली? वो जरा भी शर्मिंदा नहीं है। अपनी माँ की गोद में शौचालय में बैठा और अपनी माँ के हाथ से अपना लंड सहलाया। ये सुनने के बाद लित बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे शर्मिंदा न होना पड़े। उसका चेहरा और कान लाल हो गए, लेकिन उसने कोई अतिरिक्त हलचल नहीं दिखाई। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपना लंड सहलाने दिया। लिलित अपने बच्चे की ओर देखकर हंसी, जो शर्मिंदा न होने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अब कुछ नहीं कहा और उसके लंड को धीरे धीरे सहलाना जारी रखा। वह जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके 2 छोटे बच्चे शर्मिंदा होना बंद कर देंगे और उसे प्यारी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब सिर्फ ये था कि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और अच्छी तरह परिपक्व हो रहे थे। वो एक बात बहुत अच्छे से समझती थी, वो ये कि आने वाले दिन और भी मज़ेदार होंगे जब उसके बच्चे परिपक्व होने लगेंगे। वे कैसे बेहतर होंगे, वह नहीं जानती थी। ये सिर्फ उसकी प्रवृत्ति थी। इस प्रकार उसे कोई दुख नहीं हुआ और वह केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने बच्चे को देखकर खुश महसूस कर रही थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। डील एक माँ और बेटे की जोड़ी एक साथ बंध रही थी। यह एक अच्छी बात होती क्योंकि इसका मतलब ये होता कि वे बहुत करीब हैं, लेकिन समस्या ये थी कि वे बहुत करीब थे। बेटा अपनी माँ की गोद में बैठा था। ये ठीक होता, लेकिन वे शौचालय में थे।
उसकी पैंट नीचे थी और उसकी माँ का हाथ उसके लंड को सहला रहा था। वे वर्जित कार्य कर रहे थे जो नैतिक रूप से सही नहीं थे। वे लिलित के शयन कक्ष के शौचालय के अंदर लित और लिलित थे। लित खुद को राहत देने के लिए अंदर गया था, लेकिन लिलित ने उसका पीछा किया और एक चीज दूसरी चीज की ओर ले गई और अब वे इस स्थिति में थे। लित ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपनी माँ के हाथों के हस्तमैथुन का आनंद ले रहा था। वो इसे धीरे धीरे कर रही थी, इसलिए अच्छा महसूस होने के साथ साथ थोड़ा आराम भी महसूस हो रहा था। लिलित ने अपने हाथ रोके और लित के कान में फुसफुसाया, क्या तुम बस वहीं बैठोगे और अपनी माँ द्वारा तुम्हें हाथ से काम देने का आनंद लोगे, बेबी? लित को अच्छा लग रहा था, लेकिन जब लिलित रुका तो उसे थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो उससे कुछ छीन लिया गया हो। वह जानता था कि उसकी माँ उसे फिर से चिढ़ा रही है और इसलिए वह उसे और न छेड़े। उसने धीरे से कहा, हाँ माँ। हालांकि उसने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई, लेकिन उसका हल्का सा शर्माया हुआ चेहरा और लाल कान इसे जाहिर कर रहे थे। लिलित ने उसे फिर से सहलाना शुरू नहीं किया, लेकिन धीरे से कहा, बेबी, क्या तुम्हें मुझे माँ के बजाय मामा नहीं कहना चाहिए? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, माँ, मैं नहीं करूँगा, लित ने धीरे से कहा। वह जानता था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह और उसकी बड़ी बहन उसे माँ, माँ या मामा कहती थी। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वे इस बेचारी बूढ़ी औरत को अब माँ नहीं कहेंगे। ये बहुत दुखद है, लिलित ने आह भरी और दयनीय भाव से कहा। लित अपनी माँ के अभिनय से चकित था। अगर वह उसे बेहतर नहीं जानता तो उसने निश्चित रूप से सोचा होता कि वो अभी गंभीर थी और मजाक नहीं कर रही थी। बहुत दुखद। अब कृपया एक अच्छी माँ बने, माँ। मुझे आश्चर्य है कि एक अच्छी माँ होने से मेरी बच्ची का क्या मतलब है। लिलित ने फिर मजाक किया, माँ, कृपया, क्या हम इतनी शर्मनाक चीज के बारे में बात नहीं कर सकते? लित का चरित्र अब लगभग टूट चुका था। वो थोड़ा अधीर हो रहा था और वास्तव में चाहता था कि उसकी चीज को छुआ जाए। फुफुफु, बेबी, हम अभी कुछ बहुत शर्मनाक कर रहे हैं। अब बात कुछ भी नहीं है, क्या तुम चाहते हो और वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। लिलित ने हंसते हुए कहा, माँ, कृपया मुझे हाथ से काम दो। लित तुरंत लाल हो गया और अधीरता से बोला, अच्छी चीजें केवल अच्छे बच्चों को दी जाती हैं। वर्तमान में एक बच्चा अपनी माँ को माँ कहने को तैयार नहीं है। क्या आप जानते हैं? लिलित ने फिर से चिढ़ाया। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बच्चे उसे क्या कहते थे, लेकिन जब वे उसे मामा कहते थे तो उसे लगता था कि उसके बच्चे अभी भी छोटे बच्चे हैं जिन्हें वह मूर्खतापूर्ण तरीके से बिगाड़ सकती है। उनके लिए भी अपने बच्चों के करीब होने से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता। वैम्पायर क्वीन वास्तव में बहुत पागल थी, लित ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा जल रहा था। क्या आप कहते हैं? यदि अवसर उसके सामने मौजूद होता तो लिलित ने मामा कहलाने की इच्छा नहीं छोड़ी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मामा कहूंगी, लेकिन केवल अकेले में। लित ने बिना कुछ सोचे अधीरता से कहा, फुफुफु, अब एक अच्छा बच्चा ऐसा ही दिखता है। लिलित हंसी और उसने लित के लंड को सहलाना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। इस बार उसने बड़ी जीत हासिल की। कौन जानता था कि उसकी शौचालय यात्रा इतनी सफल होगी। अंततः अपनी माँ के परिचित स्पर्श को महसूस करने के बाद लित संतुष्टि से थोड़ा विलाप करने लगा। लिलित उसके डिक को सहलाता रहा और उसे हैंड जॉब के बीच में अच्छा महसूस कराता रहा। उसने उसे पलट दिया और नीचे बैठ गई उसके मुंह में डिक। लित लगभग इस चूसने की भावना से आया जब उसकी माँ ने उसे अपने मुंह में डाल दिया। उसने अपना लंड चूसना जारी रखा और अपने हाथ हिलाने लगी। लित लगभग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं करीब हूँ, लित ने खुशी से थोड़ा कराहते हुए कहा।
लिलित ने तुरंत वो करना बंद कर दिया जो वह कर रही थी। लिलित उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें अपनी इस बूढ़ी औरत को नहीं बुलाना चाहिए, मामा? लित को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अधीरता से कहा, माँ, कृपया जारी रखें। लिलित खुशी से मुस्कुराई और उसके लिंग को चूसना शुरू कर दिया और अपना एक हाथ उस पर घुमाया। उसने महसूस किया कि उसका लिंग अपने सामान्य आकार से अधिक उभरा हुआ था और उसे पता था कि अब समय आ गया है। उसने अपनी जीभ को उसके सिरे के चारों ओर घुमाया और उसे हिलाया, सिर आगे और पीछे। मैं हूँ। वह लित अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे एक शक्तिशाली चूषण बल महसूस हुआ और वीर्य की एक बड़ी मात्रा बाहर निकल गई और लिलित के मुंह में समा गई। यह सब लित को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। वह गिर गया और आगे गिर गया। लिलित ने उसे पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसने उसे कपड़े पहनाए और बाहर ले गई। उसके पैर उसके किनारों पर लटक रहे थे, उसके हाथ उसकी छाती के चारों ओर थे और उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। वो पुराने समय की तरह उसे गोद में लिए हुए आधा जाग रहा था। उसे इस तरह ले जाना बहुत अच्छा लग रहा था। लूसी ने अपनी माँ को अपने छोटे भाई को ले जाते हुए देखा जैसे कि वो एक छोटा शिशु हो। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ माँ? आपको इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम सच में जानना चाहते हो, प्रिया? लिलित ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, माँ। लूसी को अपनी माँ की मुस्कुराहट समझ नहीं आई और उसने साहसपूर्वक पूछा। मैं उसे पेशाब करने के लिए ले गया लेकिन फिर मैंने उसे हैंड जॉब और फेलेटियो दिया। लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं देखता हूँ। लूसी लज्जित हो गई और लाल चेहरे से बोली, वैसे फेलेटियो को भी कहा जाता है। रुकना, मैं समझता हूँ। कृपया सोने आएं। लूसी ने अपनी माँ को टोकते हुए जल्दी से कहा। वो अपनी माँ से कोई अश्लील शब्द नहीं सुनना चाहती थी। फुफुफु, तुम्हें पता है प्रिया, हमने वहाँ एक छोटा सा सौदा भी किया है। लिलित ने हंसते हुए कहा, कैसा सौदा? लूसी ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा। मैं उसे तभी छूऊंगा जब वो अकेले में मुझे मामा कहेगा। ये सौदा था। लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या यह ऐसा है? तो आपके लिए अच्छा है। लूसी ने समझ में सिर हिलाया। क्या तुम अपनी इस बुढ़िया को भी माँ नहीं कहोगे? लिलित ने उदास चेहरे से पूछा। क्या मेरे पास अस्वीकार करने का कोई विकल्प है? लूसी ने आह भरते हुए कहा। बेशक, प्रिया। ऐसा नहीं है कि कोई आप पर दबाव डाल रहा है ना? लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी समय लित जाग गया। उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा और पाया कि वह अपनी माँ की गोद में था जैसे कि जब वह बच्चा था तो उसकी आदत थी। वो शर्म से थोड़ा लाल हो गया। इससे बचने के लिए उसने अपनी माँ को थोड़ा जोर से पकड़ लिया। लिलित ने पाया कि लित जाग गया था और उसकी प्यारी प्रतिक्रिया देखकर हंसने लगा। लित को अचानक याद आया कि बाहर निकलने पर वो अपनी माँ को सजा देगा। वो अचानक संघर्ष करते हुए उसकी बाहों से छूट गया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी बाहें पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर वह पलटा और उसकी बाहों पर पिन लगाकर बोला, माँ, आपको अपने बच्चे को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। ये बच्चा अब तुम्हें बुरी माँ होने की सजा देगा। उसने अवचेतन रूप से पहले से सौदा नहीं तोड़ा और उसका पालन किया। अरे, क्या ऐसा है? तो फिर कृपया अपनी इस बुरी माँ के प्रति थोड़ा सहज रहें। लिलित ने हंसते हुए कहा, अपने बेटे के अचानक व्यवहार से थोड़ा खुश हुई। ठीक है, अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। क्रेजी वैम्पायर तारांकन। लूसी ने अपने भाई को इतना सक्रिय होते हुए देखा। उसने मन में सोचा, तो वो आखिरकार माँ की तरह बनना शुरू कर रही है। लित ने लिलित की ओर देखा और उसने अब और इंतजार नहीं किया।
वो नीचे उतरा और लिलित की लाल पोशाक ऊपर खींच ली। उसने उसकी पैंटी को साइड में कर दिया और अपना लंड उसके निचले होठों पर रगड़ दिया। लिलित ने अपने बेटे की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आगे देख रही थी कि वो क्या करने वाला है। उसने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका और वो इंतजार कर रही थी। लित ने पाया कि यह पर्याप्त गीला नहीं था। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से कुछ प्रकार का तरल पदार्थ निकाला और इसे अपने शाफ्ट पर और कुछ लिलित के निचले होठों पर भी डाला। फिर अब और इंतजार किए बिना वो उसे एक बार में ही जोर से दबा देता है। ओह! लित थोड़े दर्द से कराह उठा। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा और उसे मुस्कुराते हुए पाया। उसने थोड़ा दर्द से कहा, ये इतना टाइट क्यों है? क्या हमने इसे कुछ दिन पहले ही नहीं किया था? फुफुफु, बेबी, क्या तुम भूल गए कि हम कौन हैं? लिलित ने हंसते हुए कहा। हूँ। लित को नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। बेबी, क्या तुम भूल गई कि हम पिशाच हैं? हमारे पास सबसे बेहतर स्व उपचार क्षमता है। ये तो होना ही था। लिलित ने समझाया और हंसा। वास्तव में पिशाचों के पास सबसे बेहतर उपचार क्षमताएं होती हैं। वे मारने के लिए बहुत परेशानी वाले समूह थे। रैंक 5 से नीचे के पिशाच सूरज के नीचे रहकर मारे जा सकते थे और उन रैंक से ऊपर के पिशाच इसके प्रति प्रतिरक्षित थे। उन्हें मारने का दूसरा तरीका ये था कि उन्हें मांस के पेस्ट में बदल दिया जाए। पिशाच के शरीर के किसी भी अंग को बरकरार नहीं छोड़ा जा सकता, अन्यथा वे कुछ समय बाद ठीक हो सकते हैं। उपचार की क्षमता पिशाच की ताकत पर निर्भर करती थी। एक सामान्य रैंक एक वैम्पायर जिसकी हथेली पर चोट है, उसका घाव कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगा, जबकि यदि यह मजबूत रक्तरेखा वाला एक महान रैंक एक वैम्पायर है, तो घाव कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर इसके कारण पिशाच महिलाओं की ताकत के आधार पर कुछ समय बाद उनके अंदरूनी हिस्से ठीक हो जाएंगे। अपना कौमार्य खोने के बाद हो सकता है कि उन्हें अपना हायमन वापस न मिले, लेकिन वे निश्चित रूप से उसी स्थिति में वापस आ जाएंगी जैसी वे थीं जब वे कुंवारी थीं। इस कारण से कई लोग वैम्पायर महिलाओं के साथ रात बिताना पसंद करते थे और इस प्रकार वैम्पायर महाद्वीप के प्रत्येक शहर में एक रेड लाइट एरिया होता था। उनका आकार शहर के आकार के आधार पर अलग अलग होगा। एवनाइट शहर में कोई रेड लाइट एरिया नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह रानी का शहर था, एक ऐसी जगह जहां वह रहती थी और लोग ऐसी पवित्र भूमि पर ईशनिंदा नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार वैम्पायर महाद्वीप में एवनाइट शहर एकमात्र अपवाद था। जिन लोगों को कुछ कार्रवाई की जरूरत थी उन्हें कम से कम एक दिन के लिए रेड लीवर शहर की यात्रा करनी होगी, जो अपने खनिजों और खनन के लिए जाना जाता था। यह एवनाइट शहर के पश्चिम में था और यह वह क्षेत्र था जहां अयस्कों और जादुई पत्थरों जैसी बहुत सारी कीमती सामग्री का उत्पादन होता था। इससे क्लान इवियो को बहुत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ क्योंकि ये सभी खदानें उनके अधीन थीं। शहर में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी था। यह क्षेत्र रेड लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था। इसका नाम ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक बड़ी झील के पास स्थित था जिसका कुछ हिस्सा कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण लाल हो गया था। जबकि ये दूसरों के लिए एक अच्छा अनुभव था, यह उन महिलाओं के लिए कष्टप्रद था जिन्हें हर बार थोड़ा दर्द सहना पड़ता था। इस प्रकार पिशाचों का कीमिया विभाग विशेष तेल और औषधियां लेकर आया। जो महिलाएं वहां उपचार का अनुभव नहीं लेना चाहती थीं, वे ये तेल और दवाएं खरीदती थीं। तेल को आदमी के शाफ्ट पर पहले से लगाया जा सकता है और प्रवेश के बाद उन्हें केवल थोड़ा इंतजार करना होगा। आंतरिक दीवारों को समायोजित करने के बाद वे अपना सत्र जारी रख सकते हैं। तेलों का प्रभाव तेल की गुणवत्ता के आधार पर कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक रहेगा।
जो कुछ वर्षों तक चलते हैं उनकी कीमत बहुत अधिक होती है और उन्हें केवल वे महिलाएं ही खरीदती हैं जो अमीर हैं और ऐसा अक्सर करती हैं, या ऐसी महिलाएं जिनके पास स्वयं उपचार करने की बहुत मजबूत क्षमता होती है। सस्ती गुणवत्ता वाले तेलों का प्रभाव मजबूत महिलाओं पर कुछ घंटों तक भी नहीं रहता है और उच्चतम गुणवत्ता वाले तेल केवल कुछ महीनों तक ही टिकते हैं। दवाएं सस्ती हैं और वे केवल कुछ दर्द निवारक थीं। वे तेलों की तरह काम नहीं करते थे और केवल दर्द से राहत दिलाने में मदद करते थे। दवा में भी गुणवत्ता थी, सस्ते से प्रीमियम तक। बहुत अधिक ताकत वाली महिलाओं को प्रीमियम वाले खरीदने की आवश्यकता होगी। ये महिलाएं आमतौर पर वैम्पायर महाद्वीप की कुलीन महिलाएं थीं। वे अक्सर अपने पतियों के साथ यौन संबंध बनाती थीं या वे नियमित आधार पर व्यभिचार करती थीं। कुलीन पिशाचों के बीच ये बहुत आम बात थी, कारण इसने चीजों को मसालेदार बना दिया। पिशाचों के बीच कई विचित्र चीजें घटित होती हैं और उन्हें यूं ही सबसे पागल समूह नहीं कहा जाता। वैम्पायर महाद्वीप में हर कामोत्तेजक चीज और हर काली या अनैतिक चीज को दैनिक आधार पर पाया जा सकता है। एवनाइट शहर निश्चित रूप से एक अपवाद है। पिशाचों के बीच दिन प्रतिदिन कई संघर्ष भी होते थे। जिन पिशाच पुरुषों को धोखा दिया जाएगा वे या तो दूसरे पुरुष और महिला को मार देंगे या वे पापपूर्ण कृत्यों में शामिल हो जाएंगे। बीच में कोई नहीं था। एक पिशाच जोड़ा कभी कभी लोगों को एक साथ अनैतिक काम करने के लिए भी आमंत्रित करता था। सचमुच बहुत पागल समूह है। शुक्र है, पिशाच के रूप में जन्म लेने से पहले लित एक इंसान था और पृथ्वी जैसी जगह से था जहां इस तरह के काम खुले तौर पर नहीं होते थे। वो कमोबेश ऐसी चीजों के स्याह पक्षों के खिलाफ थे। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके हित में न हो और साथ ही वो अभी बहुत अनुभवहीन है। उसने अपनी मां को सजा देकर ही इस पागल दुनिया में अपना पहला कदम रखा है, जो वो फिलहाल कर रहा है। लित को अभी भी समझ नहीं आया कि उसकी मां उससे क्या कह रही थी। फिर लिलित ने उसे उपचार क्षमताओं और विशेष तेलों और दवाओं के बारे में समझाया। लित ने अपनी मां की बात सुनी और उसकी बात पूरी होने के बाद वो थोड़ा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराया और अपनी मां की ओर देखा और फिर अपनी बहन की ओर देखा और बेशर्मी से कहा, तेल और दवाएं निश्चित रूप से मां और आप बड़ी बहन पर काम नहीं करेगी। आप दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है मुझे तुम दोनों को रोज थोकते रहना पड़ सकता है। यह उस तरह से चोट नहीं पहुंचाएगा। लूसी शर्मिंदा हो गई और लिलित अपने बेटे के मजाक पर हंसने लगी। फुफुफू, हाँ हाँ, इसे रोज करो। माँ को अपने बच्चों के साथ इस तरह के अंतरंग सत्र करना पसंद है। लिलित ने हंसते हुए कहा जैसे कि यह एक सामान्य बात थी। लूसी अभी बहुत लाल थी और अब उसका छोटा भाई भी उसकी तरह अधिक बेशर्म होने लगा था। बस उसे कब तक शर्मिंदा होना पड़ेगा? क्या आपको ये पसंद है? अनुभवहीन वयस्क वैम्पायर ने मन ही मन सोचा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क वेकेशन तारांकन लित ने अब और नहीं कहा। उसने लिलित की तंग चूत में जोर जोर से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया और नीचे झुककर उसके बड़े स्तनों से दूध पीना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो उसे ऐसे ही चोदता रहा। लूसी केवल उसे किनारे से देख रही थी। लिलित लूसी की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आओ, माँ को एक चुंबन दो, प्रिय। लूसी ने अपनी माँ के कहे अनुसार करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वो फिर भी उसकी ओर चलने लगी। लूसी बहुत शर्मिंदा हुई और उसने अपनी माँ को चूमने की पहल नहीं की। लिलित को इसके बारे में पता था और इसलिए उसने उसका चेहरा पकड़ लिया और लूसी को चूमना शुरू कर दिया। ये कुछ देर तक चलता रहा जब तक लूसी को अपने मुंह के प्रवेश द्वार पर किसी नर्म चीज का प्रहार महसूस नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और महसूस किया कि यह क्या था। इस तरह माँ और बेटी के बीच एक जोरदार चुंबन होने लगा।
लित लिलित को पीटता रहा और लिलित लूसी के मुंह में दबी दबी कराहे देता रहा। थोड़ी देर बाद लूसी ने चुंबन तोड़ दिया और लित ने तेजी से अपना लंड लिलित की चूत में डालना शुरू कर दिया। वो अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। हाँ बेबी। तेज लिलित ने कराहते हुए कहा। वो भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। केवल रैंक 1 बनकर एक महान रैंक का चरम सुख प्राप्त करना संभव नहीं था। लिलित हमेशा अपने जादू के स्तर को दबा देती थी और बिना किसी जादू के एक सामान्य महिला बन जाती थी। इस प्रकार उन्होंने अपने बेटे और बेटी के साथ इन मज़ेदार चीज़ों का आनंद लिया। बेबी, मैं झड़ रही हूँ। लिलित कराह उठी। लित खुशी से कराह उठा और लिलित के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। लिलित अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही थी जबकि लित में स्पष्टता लौटने लगी थी। वो जल्द ही उन सभी शर्मनाक बातों के बारे में सोचकर शर्मिंदा हो गया जो उसने कुछ देर पहले कही थी। वो अब और आगे नहीं बढ़ना चाहता था। उसने अपनी माँ की ओर देखा जो जोर जोर से सांस ले रही थी और नीचे उसकी चूत की ओर देखा जहाँ उसने अभी अभी उसे क्रीम पाई दी थी। उसके वीर्य से टपकती हुई उसकी चूत अब उसे सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। फिर उसने अपनी बहन की ओर देखा और सोचा, मैं बड़ी बहन के बारे में भूल गया। मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे खेद है बड़ी बहन। दरअसल वह बहुत थका हुआ था। कल से वह भोज में शामिल हुआ, पूरी रात अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ बात की, एक टीवी शो में भाग लिया और अपनी माँ के कारण 2 बार संभोग सुख प्राप्त किया। ये बहुत थका देने वाला था। उसने मन ही मन सोचा कि इसकी भरपाई कैसे की जाए। तब उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी बड़ी बहन के साथ कभी अकेले समय नहीं मिला। हर वक्त उनकी माँ उनके साथ होती। वो अपनी माँ से नफरत नहीं करता था लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे अपना अधिक समय नहीं दिया। उसे जल्द ही एक विचार सूझा। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, चलो छुट्टियों पर चलते हैं। केवल हम दोनों। अरे, क्या तुम अपनी माँ को अकेला छोड़ने जा रहे हो? लिलित ने पूछा। हाँ, माँ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बड़ी बहन के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है। इसलिए मैंने कुछ समय अकेले बिताने के लिए उसके साथ छुट्टियों पर जाने के बारे में सोचा। लित ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि उसकी माँ इतनी छोटी सी बात से परेशान नहीं होगी। अच्छा ऐसा है, तो छुट्टियाँ कब तक होंगी, बेबी? लिलित ने समझते हुए पूछा। वो बहुत समझदार माँ थी और अपने बच्चों को वो सब करने देती थी जो वे चाहते थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वो उनकी छुट्टियों में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन वो उनका मज़ा भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो बाद में जब भी और जहाँ चाहे, उन दोनों के साथ दूसरी छुट्टियों पर जा सकती थी। इस प्रकार वो तुरंत सहमत हो गई और इस मामले को जाने दिया। 1 महीने के लिए, उसके बाद मैं संभवतः डेनिस और सिसिलिया से मिलने के लिए ड्रैकुला क्षेत्र का दौरा करूंगा। मैंने कल आपसे उनके बारे में बात की थी। डेनिस ने मुझे बताया कि वो न्यूट्रल कॉन्टिनेंट में एबेलाक्स वर्ल्ड एकेडमी की प्रवेश परीक्षा देने जा रहा है। मैंने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा। लित मुस्कुराया और अपनी भविष्य की कुछ योजनाओं का खुलासा किया। लिलित अपनी नींद की स्थिति से सीधी बैठी थी और अपने बेटे की योजना को गंभीरता से सुन रही थी। अपने बच्चों की बेहतरी से जुड़े किसी भी विषय पर वो सबसे अधिक गंभीरता से ध्यान देती थी। जब भी ऐसी बातें कही जाती तो वो एक पागल माँ से चिंतित माँ बन जाती। उसने कुछ देर सोचा और सोचा कि क्या उसके बच्चे के विकास और उसकी इस योजना में कोई समस्या होगी। उसके मन में कई विचार थे और उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा कि क्या यह उसके लिए अच्छी बात है या नहीं। लित ने और कुछ नहीं कहा और केवल उसके बोलने का इंतजार किया।
वह जानता था कि उसकी माँ उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ चाहेगी और यह भी कि उसने अकादमी की परीक्षा देने के बारे में पहले उससे चर्चा नहीं की थी, इस प्रकार उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपने जीवन में कोई भी बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले अपनी माँ से चर्चा करेंगे। उसकी राय उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। थोड़ी देर बाद लिलित ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेबी, यदि तुम यही चाहती हो तो माँ तुम्हारा समर्थन करेगी। धन्यवाद माँ, लित ने कहा और आगे झुककर लिलित के होठों पर एक गहरा और प्यार भरा चुंबन दिया। अहम, किसी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं छुट्टियों पर जाने पर सहमत हूँ या नहीं। मैं एक स्थानापन्न रानी हूँ, तुम्हें पता है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। लूसी ने अपना गला साफ करने के बाद कहा कि उन्हें बता दे कि वह भी यहाँ मौजूद थी। ओह, मुझे अच्छा लगेगा, लिलित अपना वाक्य पूरा करने ही वाली थी कि अरे, रुको, रुको, रुको। मैं इससे असहमत नहीं था। आइए हम छुट्टियों पर चलें। लूसी ने थोड़ी शर्मिंदगी के बावजूद जल्दी से कहा कि वह अपनी माँ को कोई मौका न दे। वह नहीं जानती थी कि इस समय वे मजाक कर रहे थे या नहीं। पफट, हा हा हा। लूसी की प्यारी प्रतिक्रिया को देखकर लिलित और लिथ जोर से हंस पड़े। जल्द ही ये जीवंत माहौल समाप्त हो गया और लूसी और लिलित के आलिंगन में लिपटकर सो गए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। एक गिल्ड लैंगहन शहर, नाइटिंगेल में पंजीकरण। दिन अंधेरा था। चांदी का चांद लाल रंग लिए हुए चमक रहा था, सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। कई लोगों के लिए ये डरावनी बात रही होगी, लेकिन रात के प्राणियों यानी पिशाचों के लिए वह दिन बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला था। लैंगहन शहर नाइटिंगेल देश के बाहरी किनारे पर था। इससे कई कस्बे और गांव जुड़े हुए थे। ये ड्यूक वेरांज द्वारा प्रबंधित नाइटिंगेल और डार्कविंग देश के बीच की सीमा से कुछ ही दिन की दूरी पर स्थित है। लेकिन यह अभी भी बेलल महासागर से बहुत दूर था। विश्व बहुत बड़ा था और इसके प्रत्येक महाद्वीप और महासागर भी विशाल थे। वैम्पायर महाद्वीप, हालांकि मोटे तौर पर संपूर्ण रूप से खोजा जा चुका था, फिर भी ऐसे कई क्षेत्र थे जिनकी खोज नहीं की गई थी। दुनिया में वैकल्पिक छोटे आयामों से जुड़े कई आयाम अंतराल भी थे। आयाम दुनिया के समान नहीं थे। एक आयाम दुनिया का एक हिस्सा था, हालांकि अपने आप में स्वतंत्र था। बेहतर ढंग से समझने के लिए कई जेबों वाली एक जोड़ी पैंट मान सकते हैं। पैंट का मुख्य उपयोग किसी व्यक्ति के शरीर के निचले आधे हिस्से को समायोजित करना है और जेब में विविध चीजें रखी जाती हैं। इसी प्रकार विश्व ही मुख्य क्षेत्र था जिससे कई अन्य आयाम जुड़े हुए थे। आयाम स्वतंत्र थे, लेकिन मुख्य दुनिया के बिना उनका अस्तित्व भी नहीं होता। वैम्पायर महाद्वीप बहुत बड़ा था। नाइटिंगेल वैम्पायर महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में थी। ये केंद्र में स्थित था और इसके आसपास 4 ड्यूकों द्वारा प्रबंधित अन्य 4 देश थे। 5वां ड्यूक लगातार क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था और इसका 1/3 हिस्सा उनके कबीले का होगा। इस प्रकार अभी तक कोई छठा देश नहीं बन पाया है। प्रत्येक देश ने 1 अरब वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लिथ की पिछली दुनिया का क्षेत्रफल केवल आधा अरब वर्ग किलोमीटर था। इस तथ्य का मतलब ये था कि प्रत्येक देश पृथ्वी की तरह 2 दुनियाओं पर कब्जा कर सकता है। हालांकि यह अभी भी काफी दूर था, दुनिया बहुत बड़ी थी। 5 देशों ने महाद्वीप के केवल 1/4 हिस्से या एक कोने पर कब्जा किया। कारण, जनसंख्या बहुत कम थी। लिथ और लूसी इस समय लैंगहन शहर के बाहरी इलाके में एक साहसी गांव में थे। ये जगह छोटी थी लेकिन गतिविधियों से भरपूर थी। वहां नशे के रोमांच के लिए एक सराय, एक हथियार की दुकान, किराए के लिए सराय और सामान्य ग्रामीण थे जो या तो किसान थे या इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी थे। हम यहाँ क्यों हैं, बड़ी बहन?
लित ने चारों ओर देखते हुए पूछा। वो जिस स्थान पर था, वो मध्यकालीन युग का कोई गांव लग रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी बड़ी बहन उसे इस स्थान पर क्यों ले गई थी। अपनी मां को अलविदा कहने के बाद उन्होंने लैंगहैन शहर को टेलीपोर्ट किया और वहां से लूसी ने लित को अपनी पीठ पर बिठाया और अंतरिक्ष में छलांग लगाते हुए 10 मिनट में उसे इस स्थान पर ले आई। वो बस उसके कंधे को पकड़ सकती थी और अंतरिक्ष में कूद सकती थी, लेकिन लित को इसके बारे में पता नहीं था और उसने उसे बिगाड़ने के लिए इसका फायदा उठाया। तुम 13 वर्षों से मेरे साथ प्रशिक्षण ले रहे हो, प्रिय। क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप थोड़ा साहसिक कार्य करें? यह आपको फिर से प्रशिक्षण जैसा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए आपके पहले साहसिक कार्य में आपका साथ देने में सक्षम होना, ये बिल्कुल छुट्टी जैसा है। लूसी मुस्कुराई और खुशी से समझाया, मुझे पता है कि हम एक साहसिक यात्रा पर हैं, बड़ी बहन, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा गांव है। लित ने भ्रमित होकर कहा, प्रिया, तुम्हें क्या लगता है कि इसे एडवेंचर्स विलेज क्यों कहा जाता है? ये स्पष्ट है क्योंकि रोमांच होते हैं और जब रोमांच होते हैं तो वे रोमांच के स्थान होने के लिए बाध्य होते हैं, है ना? लूसी ने मुस्कुराते हुए समझाया, सही, तो हम कौन सा साहसिक कार्य कर रहे हैं? लित ने पूछा, ये वास्तव में सरल है। इस जगह से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक डी श्रेणी की कालकोठरी है। हम कालकोठरी की खोज करेंगे। लूसी ने अपने साहसिक कार्य का उद्देश्य समझाया। ओह, मैं समझा। तो फिर चलो उस जगह चलते हैं। अभी तक नहीं। आप पहचान पत्र के बिना कालकोठरियों का पता नहीं लगा सकते। आपको स्वयं को एक गिल्ड में पंजीकृत करना होगा और एक प्राप्त करना होगा। आप एक नकली भी प्राप्त कर सकते हैं और हम माँ के बच्चे होने के नाते हम इसे एक रानी चुड़ैल द्वारा हमारे दरवाजे पर भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे सारा मजा खत्म हो जाता है ना? इसलिए हम आपको इस गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गिल्ड में पंजीकृत करेंगे। समझ गया, प्रिया, लूसी ने मुस्कुराते हुए समझाया। उसने पिशाचों का शाही परिवार नहीं बल्कि अपनी माँ कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उनकी माँ के बिना ऐसा विशेषाधिकार संभव नहीं था। वे एक साधारण परिवार भी हो सकते हैं और फिर भी उन्हें ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है यदि उनकी माँ उनके साथ होती। पावरहाउस होने का यही फायदा था। लित ने अपना सिर हिलाया और वे जल्द ही एक छोटे 3 मंजिला टावर पर पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता था कि इसका निर्माण मोटे भूरे पत्थरों से किया गया है। ये थोड़ा जर्जर और जर्जर लग रहा था, फिर भी यह अभी भी एक गिल्ड था जिस पर वर्ल्ड एडवेंचरर्स एसोसिएशन की मुहर है। इस स्टाम्प का मतलब था कि गिल्ड वर्ल्ड एडवेंचरर्स एसोसिएशन की सूची में एक पंजीकृत था और यह सिर्फ एक जगह नहीं थी जो आपको धोखा देगी। प्रदान किया गया पहचान पत्र हर दूसरे गिल्ड में भी काम करेगा और आपको कालकोठरियों, खंडहरों, प्रतिबंधित क्षेत्रों और कई अन्य स्थानों तक पहुंच प्रदान करेगा। पहचान पत्र ने आपकी ताकत भी बता दी। यह आपकी रैंक नहीं बल्कि आपकी कक्षा को बताकर मोटे तौर पर यह बताया गया है कि आप कितने मजबूत हैं। शुरुआत में पहचान पत्र F श्रेणी का बना होगा और इसे अपग्रेड करने के लिए कुछ मिशन करने होंगे। वर्ग थे F, E, D, C, B, A, AA, S, SS, ACCS, आपदा और तबाही। सामान्य प्रवृत्ति यह थी कि F श्रेणी की चीजें रैंक 1 या 2 से कोई भी कर सकता था। E श्रेणी रैंक 2, 3 या 4 से, D श्रेणी रैंक 4 या 5 से, C श्रेणी रैंक 5 या 6 से, B श्रेणी रैंक 7 से, या 8। रैंक 9 या हाफ सेंट रैंक के अनुसार एक वर्ग, हाफ सेंट या सेंट रैंक द्वारा AA क्लास, सेंट रैंक या हाफ किंग रैंक द्वारा S क्लास, हाफ किंग रैंक या किंग रैंक द्वारा SS वर्ग, हाफ एम्परर रैंक या किंग रैंक द्वारा SSS वर्ग, सम्राट रैंक द्वारा आपदा वर्ग।
सर्वोच्च पद के अनुसार आपदा वर्ग, केवल आपदा वर्ग और आपदा वर्ग के पास ही रैंक का पूर्ण माप होने का कारण ये था कि सम्राट रैंक बनने से पहले वह वास्तव में अपने स्वयं के रैंक में अजेय नहीं होता है। किसी की ताकत को ध्यान में रखने के लिए अलग अलग कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि रक्त, जाति, अनुभव, कलाकृतियां आदि। ये चीजें किसी को उसकी वास्तविक रैंक से कहीं अधिक मजबूत बना सकती हैं। इसलिए सम्राट रैंक से पहले एक व्यक्ति अपने स्वयं के रैंक में अजेय नहीं है। एक अनुभवी राजा रैंक एक अनुभवी आधे सम्राट को आसानी से हरा सकता है यदि उसके पास मजबूत वंशावली या अच्छी कलाकृति है। सम्राट का मामला अलग है। उसने अपनी सभी मौलिक समानताओं पर महारत हासिल कर ली है और उसे सर्वोच्च रैंक बनने के लिए केवल दुनिया की प्रकृति और रहस्यों को जानने और समझने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को उसके पद से नीचे का कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। तत्वों में महारत हासिल करना एक बहुत ही कठिन काम है और जो लोग इसे नहीं कर सकते वे शायद हमेशा के लिए हाफ एम्परर रैंक पर अटके रहेंगे। इस प्रकार एक तत्व गुरु को ऐसे व्यक्ति द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता जिसने अपनी आत्मीयता को भी अच्छी तरह से नहीं समझा है। जहाँ तक सर्वोच्च पद की बात है, दुनिया की प्रकृति और रहस्यों को समझना केवल शैतानों द्वारा किया जाने वाला काम है। इस क्षेत्र के प्राणी अजेय हैं। वे आमने सामने की लड़ाई में भी एक दूसरे को हरा नहीं सकते। ये सोचना तो दूर की बात है कि निचली रैंक उन्हें चुनौती दे सकती है। यहाँ तक कि आपस में युद्ध में मरना भी लगभग असंभव है। वे भगवान बन गए होते यदि यह तथ्य न होता कि उनसे ऊपर कोई दूसरा पद होता। इस प्रकार उन्हें डेमीगॉड्स के रूप में जाना जाता था। प्राणी देवताओं के दायरे से बस एक कदम दूर हैं। जहाँ तक लेजेंडरी रैंक की बात है, कोई नहीं जानता कि इस क्षेत्र में कैसा महसूस होता है या 3 प्राणियों को छोड़कर इस रैंक पर ठीक से कैसे चढ़ा जाए, जिनमें से 2 अब अस्तित्व में नहीं हैं। वैम्पायर क्वीन लिलिथ इव्यो इस ज्ञान और शक्ति के साथ दुनिया में एकमात्र है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क व्यवसाय दाना प्राचीन काल से केवल 3 पौराणिक रैंक थे और केवल 3 ही क्यों थे और 2 क्यों मौजूद नहीं थे, कोई नहीं जानता था। छुपे हुए या अन्य आयामों में कई सर्वोच्च रैंक हैं और दुनिया भर में केवल 15 ही घूमते हैं। वास्तव में कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ है या कौन सर्वोच्च पद पर है और न ही उन्हें इसकी परवाह है। कभी कभी अन्य आयामों से कुछ प्राणी अराजकता पैदा करने के लिए मुख्य दुनिया में आ जाते हैं। वे या तो वे थे जिन्होंने आयाम अंतराल के बारे में पता लगाया और दूसरे पक्ष पर नियंत्रण लेने के बारे में सोचा, या वे जो पहले अपनी ताकत में सुधार करने के लिए छुपे हुए थे। समय समय पर ये प्राणी बाहर आकर बड़े पैमाने पर नरसंहार या संपत्ति का विनाश करने की कोशिश करते थे। उन्हें रोकने के लिए गिल्ड अपने सदस्यों को कुछ अनिवार्य मिशन देते हैं और जो इसे पूरा करते हैं उन्हें प्रोत्साहन या क्लास अपग्रेड मिलता है। उन्हें कुछ देशों से पुरस्कार और पदक भी मिल सकते हैं जिनमें ऐसी आपदा रोक दी गई थी। पिछले 1000 वर्षों में 11 एसएसएस वर्ग, 4 आपदा वर्ग और 1 आपदा वर्ग मिशन ऐसे प्राणियों के लिए दुनिया के शीर्ष गिल्ड द्वारा जारी किए गए थे। आपदा वर्ग मिशन को किसी साहसी व्यक्ति द्वारा हल नहीं किया गया था। एक सर्वोच्च रैंक का व्यक्ति एकांत से बाहर था और उसने सोचा कि वो सबसे मजबूत है और इस प्रकार उसने दौड़ पर कब्जा करने का फैसला किया। मानव जाति के सर्वोच्च रैंक डेरेन विटर, एंजल जाति के स्वर्गीय सम्राट एलेक्स पलाडिन और एल्वेन जाति की एल्वेन क्वीन एगिलिया ग्रेस ने इस सर्वोच्च रैंक को मारने के लिए हाथ मिलाया। उस आदमी को यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ मूर्ख था। उसने दया की भीख मांगी और सर्वोच्च रैंकों से उसे बख्शने के लिए कहा। अन्य सर्वोच्च रैंकों ने उसे पीट पीट कर अधमरा करने के बाद उसे बख्श दिया। बाद में उन्हें डेरेन विटर के अधीनस्थ के रूप में लिया गया क्योंकि वो व्यक्ति मानव जाति से था।
अन्य दो सर्वोच्च रैंकों ने आसानी से उसे डेरेन का अधीनस्थ बनने दिया क्योंकि उनके दिमाग में वे एक ऐसे अस्तित्व के बारे में जानते थे जो समस्याएं पैदा करने पर उन्हें आसानी से कुचल सकता था। इस प्रकार एक आपदा वर्ग मिशन का समाधान किया गया। लित छोटे संघ के स्वागत कक्ष में चला गया। उसने एक युवा पिशाच स्त्री को देखा। उसके पास पिशाच जाति की मानक लाल आंखें और काले बाल थे। महान पिशाचों को छोड़कर, जिनका रक्त वंश बहुत मजबूत है, या कुछ शक्तिशाली पिशाचों की, सभी की आंखें लाल होती हैं। ये पिशाच होने का लक्षण है। महान लोगों की भी आंखें लाल होती हैं, लेकिन ऐसा केवल युद्ध के दौरान या जब वे क्रोध में होते हैं। लाल रंग के अलावा अन्य रंग केवल कुलीनों और ताकतवर पिशाचों की विशेषता है। अधिकांश पिशाचों को बार बार खून पीने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे नियंत्रण खो सकते हैं और पागल हो सकते हैं या सबसे बुरी स्थिति में मर सकते हैं। इस प्रकार वे अपना अधिकांश समय खून पीने की प्यास में जीते हैं और इस प्यास के कारण उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। कुलीनों या ताकतवर लोगों में इतनी तीव्र प्यास नहीं होती, इसलिए उनकी आंखें लाल नहीं होती। ये पिशाच जो लगातार इस प्यास के साथ रहते हैं, कुछ समय के बाद उनकी आंखें स्थायी लाल रंग की हो जाती हैं। यदि कोई किसी तरह अपने आग्रह को बरकरार रख सके और रैंक 6 तक पहुंच सके, तो उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि कुछ अलग रंग की होंगी। रैंक 6 के दौरान और उसके बाद उन्हें पोषण के लिए बार बार खून पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जादुई ऊर्जा उनके शरीर को पोषण देती है। उनकी इच्छाएं कम हो जाती हैं और सामान्य समय में उनकी आंखें लाल रंग की नहीं होती। केवल क्रोध के दौरान या युद्ध के दौरान ही यह लाल हो जाएगा। इस समय के दौरान ये प्राणी अपनी सच्ची प्रवृत्ति के सबसे करीब होते हैं, जो शिकारी होना है, और इसलिए उनकी आंखें लाल होती हैं। सामान्य समय में वे शांत और संयमित रहते हैं और इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति पर काम नहीं करते हैं और उनकी आंखें वैसी ही होती हैं। पिशाच रक्त के विषय को गंभीरता से लेते हैं और वे अपने साथी लोगों का खून यूं ही नहीं पीते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे के बीच खून का बंटवारा केवल परिवार, दोस्तों या प्रेमियों के बीच ही होता है। वे अपनी गर्दन के आसपास के क्षेत्र को भी पवित्र मानते हैं, और जो एक दूसरे की गर्दन से खून पीते हैं वे केवल विवाहित लोग होते हैं। यदि उनका पति पत्नी नहीं है तो कोई भी उनकी गर्दन से खून नहीं पी सकता। हालांकि व्यभिचार आम बात है और वैम्पायर समाज में दिन प्रतिदिन कई पागलपन भरी चीजें होती रहती हैं, कोई भी वास्तव में एक दूसरे की गर्दन को नहीं छूता है या एक दूसरे का खून पीने की कोशिश नहीं करता है। गर्दन एक पवित्र स्थान है और वे इसका बहुत सम्मान करते हैं। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, भले ही वे अपने पति को धोखा दे सकती हैं, फिर भी वे दूसरे पक्ष को अपनी गर्दन से अपना खून पीने की इजाजत नहीं देती हैं। यह एक अघोषित नियम की तरह है। यदि पुरुष ऐसा करने की कोशिश करता है तो महिला उसे मौके पर ही मार सकती है, या यदि वो उसे रोकने में असमर्थ है तो वो खुद को भी मार सकती है। लोग अपनी गर्दन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कुल मिलाकर केवल कुलीनों या शक्तिशाली पिशाचों की ही आंखें सामान्य होती हैं और गर्दन एक पवित्र स्थान है और एक दूसरे का खून पीना एक अपराध है, और यदि आप सहमति के बिना ऐसा करते हैं तो आपको मार दिया जा सकता है। ये लगभग तारांकन पे के समान है। लित ने सामने वाली महिला की ओर देखा और जब उसने उसकी आंखें देखीं, तो उसे वह समय याद आ गया जब उसे चिंता हुई कि उसकी आंखें लाल क्यों नहीं थीं, और उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। उसने उसे एक लंबा व्याख्यान दिया कि ऐसा क्यों था और उस समय के बारे में भी बताना शुरू कर दिया जब उसने उसकी गर्दन पर काटा था। उसने उससे कहा कि यह गलत काम है और यह केवल पति पत्नी के बीच ही किया जाता है। गर्दन पिशाचों के लिए एक पवित्र स्थान है। लिथ को इसके बारे में दोषी महसूस करना शुरू हो गया होगा, लेकिन लिलिथ ने फिर कहा, हालांकि यह हर किसी के बीच ऐसी बात है, लेकिन माँ को इसकी जरा भी परवाह नहीं है।
आप और आपकी बड़ी बहन जहाँ चाहे माँ को काट सकती हैं, क्या आप जानते हैं? और उसे आंख मार दी। लिथ अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह समझता था। अगर उसके बच्चे कुछ करना चाहते तो वो उन्हें करने देती और किसी बात की परवाह नहीं करती। वो एक सच्ची शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकती थी। लिथ और लूसी छद्मवेश में थे। उनका रूप बदलकर एक सामान्य पिशाच जोड़े जैसा हो गया था। काले बाल, लाल आंखें और साधारण चेहरा। हालांकि लूसी के पास भी ऐसा भेष था, लेकिन इससे उसकी आकर्षक आकृतियां बिल्कुल भी नहीं छिपती थीं। उसके शरीर को देखकर ही किसी भी मर्द की लार टपक जाएगी, भले ही उसका चेहरा साधारण हो। लित ने अपनी बड़ी बहन से पूछा था कि एक जोड़ा क्यों है, परिवार क्यों नहीं, और उसने केवल उसे आंख मारी और कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, तो क्या आप युगल बनना चाहते हैं? इस कालकोठरी साहसिक कार्य के बाद मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो दिन ब दिन और अधिक बेशर्म और निर्भीक होता जा रहा है। हेलो सर और मैडम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? पिशाच महिला ने विनम्र स्वर में पूछा। पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए हमें खुद को पंजीकृत करना होगा। लूसी ने लित के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना तटस्थ स्वर में कहा। अच्छे से, कृपया इस फॉर्म को भरें और एक तस्वीर के लिए आएं और आपका काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। महिला ने एक फॉर्म देते हुए कहा। फॉर्म में लिंग, उम्र, नाम और व्यवसाय आदि जैसी सामान्य बातें थीं। लित ने इसे कुछ नकली विवरणों से भर दिया। उन्होंने अपना नाम फ्रे वुड्स लिखा। यह उनकी नौकरानी के नाम से लिया गया था, वो नौकरानी जो एक बार उसकी माँ और बड़ी बहन के साथ उसे व्यापारी जिले में ले गई थी, वो फ्रेया वुड्स थी। उन्होंने अपनी उम्र 23 वर्ष और लिंग पुरुष लिखा है। उनका पेशा, उन्होंने इसे ईमानदारी से लिखा। ये जादूगर के रूप में था, वो एक जादूगर बनना चाहता था और भविष्य में भी इसी रास्ते पर चलता रहेगा। इस प्रकार उन्होंने इसे लिखा। आप एक जादूगर बनना चाहते हैं? प्रिय, क्या युद्ध आपकी विशेषता नहीं है? अब आप लगभग 3 हथियारों के बारे में जानते हैं। तलवार, भाला और हथकंडे। फिर दाना क्यों चुना? आप हत्यारे, शिकारी या शूरवीर के रूप में कुछ भी कर सकते हैं। लूसी ने फॉर्म देखकर पूछा। ये बिल्कुल उस बड़ी बहन की वजह से है। नज़दीकी सीमा पर युद्ध करना मेरी विशेषता है और यदि मैं जादूगर बन गया, तो मैं युद्ध के साथ साथ जादू का भी आनंद ले सकूंगा। लोग निश्चित रूप से मुझे केवल एक कमजोर जादूगर ही समझेंगे और मुझ पर नज़दीक से हमला करने की कोशिश करेंगे। तब से यह एक अच्छा शो होगा, लित ने तटस्थ स्वर में कहा। लित ने उसे आधा सच बताया। पूरी बात ये थी कि उसने जादू और युद्ध का आनंद लिया और साथ ही उसने मैच को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि लोग उसे कम आंकेंगे और फिर वो उन्हें थप्पड़ मार सकता था। यह एक ऐसी चीज थी जो उन्हें अपने पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों में दिलचस्प लगती थी। ठीक है, तुम्हारे पास अजीब विकल्प हैं, प्रिया। ठीक है, जो भी हो, आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी बहन हमेशा आपका समर्थन करेगी, लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके होठों पर एक चुंबन दिया। लिथ भी मुस्कुराए और फिर फॉर्म जमा कर दिया। फिर उन्होंने एक फोटो ली और अपना पहचान पत्र प्राप्त करने के बाद अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। वे अब नाइटिंगेल और डार्कविंग की सीमा की ओर जा रहे थे। ये डी क्लास कालकोठरी का पता लगाने के लिए था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। डार्कविंग और नाइटिंगेल की सीमा पर डी क्लास डंगोन की खोज। 2 आकृतियां अंधेरे में पास की घाटी की ओर चल रही थीं। चांदी का चांद लाल और चांदी की चमक बिखेर रहा था। आकृतियों ने जैकेट के साथ साथ साधारण पैंट और शर्ट पहने हुए थे। उनके काले बाल और लाल आंखें थीं और वे बहुत साधारण दिखते थे। ये आकृतियां छद्मवेश में लिथ और लूसी की थीं जो डी श्रेणी के कालकोठरी की ओर चल रहे थे।
जल्द ही दोनों एक घाटी में पहुंचे जहां आधा किलोमीटर लंबा भूरे रंग का टावर था। इसमें लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे और इसके पास ही एक छोटा सा प्लाजा था जिसके चारों ओर कई छोटी छोटी दुकानें थीं। वे ग्रे टावर के प्रवेश द्वार के पास चले गए और दो लोगों ने उन्हें रोका और उनके पहचान पत्र के बारे में पूछा। लिथ और लूसी ने अपने कार्ड दिखाए और उन्हें अंदर जाने दिया गया। जल्द ही वे एक अंधेरे गलियारे में आ गए। दालान में ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां थीं। वे शीघ्र ही ऊपर चढ़ गए। पहले कुछ स्तरों पर उन्हें कुछ नहीं मिला। वे चलते रहे। बड़ी बहन, ये जगह इतनी खाली क्यों है? लिथ ने पूछा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हम थोड़ा देर से पहुंचे। मुझे लगता है हमें जल्दी आना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि यह जगह इतनी व्यस्त हो जाएगी। जब मुझे इस कालकोठरी के बारे में पता चला तो यहाँ शायद ही कोई था। इसके चारों ओर की भूमि से राक्षस बाहर आकर विचरण करते होंगे। यह शायद लगभग 6 महीने पहले की बात है। वहाँ ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। लूसी ने थोड़ा भ्रमित होकर कहा कि इसकी खोज इतनी अचानक क्यों की गई। बड़ी बहन, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को ये बात ऑनलाइन मंचों से पता चली होगी? लिथ ने कहा, शायद मुझे लगता है। वैसे भी, यह अभी भी डी श्रेणी की कालकोठरी है। इसे इतनी जल्दी साफ नहीं किया जाना चाहिए था। आओ और ऊपर चलें। लूसी ने लिथ का हाथ खींचा और कहा। वे ऊंचे और ऊंचे होते गए। जल्द ही वे बीच की मंजिल पर पहुंच गए। उन्हें फर्श पर हरा तरल पदार्थ मिला। ये लगभग हर जगह था। इन बातों पर ध्यान देने के बाद भी आप आश्वस्त क्यों नहीं हैं? लूसी ने तटस्थ स्वर में कहा। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तरल अभी की तुलना में कहीं अधिक गाढ़ा होना चाहिए था। हरे जहर वाले चूहे के शरीर से हर समय हरे जहर का स्राव होता है और इसलिए इसे थोड़ा पतला होना चाहिए क्योंकि इस तरह का गाढ़ा पदार्थ स्रावित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह चूहे की गति में बाधा डालेगा और इसे धीमा कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर यह एक पुराना हरा जहरीला चूहा है? वे इस तरह कुछ गाढ़ा हरा जहरीला तरल पदार्थ छोड़ते हैं। लूसी ने वापस सवाल किया। ये भी संभव नहीं है क्योंकि पूरे फर्श पर बहुत अधिक तरल पदार्थ मौजूद है। लिथ ने शांति से उत्तर दिया। ठीक है, ये काफी अच्छी सोच है। लेकिन तुम एक बात भूल गई प्रिय। हालांकि तरल हर जगह है, लेकिन इसे दीवारों या छत पर इस तरह नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है चूहे उड़ नहीं सकते। लूसी हंसी। आह, मुझे लगता है कि मैंने ठीक से निरीक्षण नहीं किया। यह मेरी गलती है। मैं अब से अधिक चौकस रहूंगा। ठीक है, तो अब आप क्या सोचते हैं कि यह क्या है? ये संभवतः टेराहॉर्न बोनगर से है। लिथ ने कहा। टेराहॉर्न बोनगर्स ऐसे प्राणी थे जो बहुत सारे खुले और उभरे हुए बड़े गोले की तरह दिखते थे और हरे रंग के थे और बहुत विकृत थे। वे जीवित थे लेकिन उनमें चेतना नहीं थी और उनकी एकमात्र भूमिका थी जाना चारों ओर जहर छिड़कते हैं और अन्य प्राणियों के मृत अवशेषों को अवशोषित करते हैं। वे कुछ बहुत ही निम्न स्तर के एफ श्रेणी के राक्षस थे। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? लूसी ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक हवा का जादू बनाएं और खुद को उसमें लपेट लें और ऊंचे स्तर पर चले जाएं। ओह, लेकिन हम अंतरिक्ष छलांग भी लगा सकते हैं। मुझे पता है कि आप उच्च स्तरीय छलांग नहीं लगा सकते, लेकिन आप पहले से ही रंग एक मंत्र, डिस्टेंस वार्प, जानते हैं, तो इसका उपयोग क्यों न करें? लूसी ने फिर से सवाल किया। उसने जो सीखा उसके बारे में उसके ज्ञान और उसकी अनुकूली क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए वो उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। स्पेस जंप मंत्रों की एक श्रृंखला थी जिसे स्पेस से जुड़े लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। इसमें शॉर्ट जंप था जो एक बुनियादी टेलीपोर्टेशन था स्पेल जो रैंक 1 से रैंक 5 तक जाता है। रैंक 1 स्पेल का उपयोग करते समय कोई कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर तक टेलीपोर्ट कर सकता है और रैंक के साथ दूरी बढ़ जाती है।
अधिकतम छोटी छलांग कुछ हजार किलोमीटर टेलीपोर्ट प्रदान कर सकती है। इसके बाद रैंक 6 से 9 तक लॉन्ग जंप है, जो रैंक बढ़ने पर हजारों से सैकड़ों हजार किलोमीटर तक टेलीपोर्टेशन प्रदान करता है। इसके बाद प्रांतीय जंप है, जिसे आप लॉन्ग वॉक से अपग्रेड कर सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अपने गांव का दौरा करना चाहता था और इस तरह इसे ये नाम मिला। ये किंग रैंक के तहत सबसे शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन मंत्र है। हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल जंप है। आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ एक और आमतौर पर देशों के बीच अरबों किलोमीटर की दूरी होती है और इस प्रकार यह एक उपयोगी जादू था। इसका उपयोग आधे सम्राटों द्वारा भी किया जाता है। सम्राट रैंक पर हमारे पास कॉन्टिनेंटल जंप है। सम्राट रैंक एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सर्वोच्च रैंक पर डायमेंशनल जंप है। सर्वोच्च रैंक, यदि वे विशेष आयामों के निर्देशांक के बारे में जानते हैं, तो वे सीधे वहां टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वर्तमान में अंतरिक्ष आकर्षण वाले केवल 3 लोग ज्ञात हैं। ये ड्रैगन महारानी मेजिन, स्वर्गीय सम्राट एलेक्स पलाडिन और मानव पूर्वज डेरेन विटा थे। पौराणिक रैंक मंत्र किसी को नहीं पता था। लिलिथ को टेलीपोर्ट करने के लिए कोई जादू करने की जरूरत नहीं थी। वो बस दुनिया से अपना जुड़ाव महसूस कर सकती थी और जिस भी स्थान पर वह जाना चाहती थी, वो कनेक्शन के माध्यम से खोज सकती थी और तुरंत वहां के निर्देशांक और टेलीपोर्ट ढूंढ सकती थी। यही बात उन सभी आयामों पर लागू होती है जिन पर वह जाना चाहती थी। उसे वास्तव में कॉन्टिनेंटल जंप मंत्र को अपग्रेड करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह बिना जादू किए कहीं भी तुरंत टेलीपोर्ट कर सकती थी। जादू करने के बाद एक पोर्टल खुल जाएगा और किसी को बस इसमें कूदना होगा और वे टेलीपोर्ट करेंगे। लोग छोटी दूरी की यात्रा के लिए लंबी दूरी के मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते थे और इस प्रकार सभी निम्न श्रेणी के मंत्र भी उपयोग में थे। लूसी ने ऐसे ही एक कारण से लैंगरहैंस शहर से सीमा तक शॉर्ट जंप डाला और वह अब लिथ से पूछ रही थी कि वह दूसरे स्तर पर जाने के लिए शॉर्ट जंप क्यों नहीं लगाएगा। लिथ ने अपनी बड़ी बहन की ओर ऐसे देखा मानो वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। लूसी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बड़ी बहन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो या अभी बेवकूफी समझ रही हो? जब दूसरी तरफ जाल या कुछ और हो सकता है तो मैं स्पेस जंप क्यों करूंगा? ये बिल्कुल खतरनाक है, लिथ ने समझाया। लूसी जानती थी कि उसका प्रश्न मूर्खतापूर्ण था और वह ऐसा पूछकर उसे केवल चिढ़ा रही थी। अरे, क्या ऐसा है? लूसी हंसी और उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। उसने अपने ऊपर हवा का जादू चलाया और अगली मंजिल की ओर चलने लगी। लिथ ने उसका पीछा किया। कुछ खास नहीं हुआ। लिथ ने रास्ते में कुछ निम्न स्तर के राक्षसों को हराया और वे आसानी से कालकोठरी की मध्य मंजिल तक आ गए। वे फर्श पर चल रहे थे, तभी उन्हें कुछ चीखें सुनाई देने लगीं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क